अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सुलेरिया। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन हूं। ईच पाल के नाम से मैंने एक सोशल मीडिया पे सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ एक छोटा-सा सेशन करके उनकी जो एक्सपीरियंस हैं वो उनसे लेने की कोशिश करता हूँ और आगे दूसरे लोगों तक भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। इसमें फार्मासिस्ट भी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो आज हमारी जो से उस ई चौपाल की सीरीज़ का एक सिलसिला है, उस सिलसिले में फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नदीम इरफान बुखारी, जो कि डीन है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी पंजाब यूनिवर्सिटी के। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एडमिशन लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, तो जब मैं इंटरव्यू पैनल था, उसमें जो डॉक्टर नदीम इरफान साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने अल्फ़ाज़ मुझे ये कहे थे जो कि अभी तक याद है मुझे कि बेटा विदिन कॉन्टैक्ट है ना, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। तो थर्ड लिस्ट में मेरा वो नाम आ गया था और फिर हम उन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में बायोफार्मास्यूटिकल पढ़ाई, फिर कंडेंस कोर्स में बायोफार्मास्यूटिकल पढ़ाई और एक क्या कहते हैं वन ऑफ माय बेस्ट टीचर इन माय करियर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मेरा वक़्त गुज़रा। तो आज की सीरीज़ का आगाज़ करते हैं, तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम इरफान साहब, क्या हाल है? हम कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक ठाक हैं? जी, ठीक-ठाक फर्स्ट वालेकुम क्लास। अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी, मैं ठीक-ठाक सबसे हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने जो अच्छे लफ्ज़ मेरे बारे में बोले हैं, थैंक यू वेरी मच। तो फरमाएं, मैं कैसे आप मुझसे जो पूछना चाहें मैं अवेलेबल हूँ। बिल्कुल ऐसा है। सबसे पहले तो आपको आपके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से थोड़ा-सा वो टाइम दिया और अल्फ़ाज़ अच्छे इंसानों के लिए सर अच्छे अल्फ़ाज़ ही होते हैं। चाहे वो उसकी पीठ के पीछे हो या मुँह के आगे हो। लेकिन पीठ के पीछे जो अल्फ़ाज़ होते हैं वो हमेशा अच्छे अल्फ़ाज़ ही करने चाहिए। बुरे अल्फ़ाज़ों से मैं कहता हूँ उससे वो किसी की क्या कहते हैं क्या कहते हैं रिस्पेक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। जो अच्छे टीचर होते हैं वो अच्छे, लेकिन दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन आपको हर किसी इंसान से सीखने का वो कहते हैं कुछ ना कुछ वो मिलता है। तो मेरा आपके साथ जितना भी पंजाब यूनिवर्सिटी में टाइम गुज़रा, वो बड़ा अच्छा गुज़रा। किसी किस्म की गाइडेंस के लिए मैंने जब आपके पास गया, वो आपने वो मुझे दी। तो आज के जो सेशन है उसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये मुझे बताएँ कि आपने जब एफएससी की, तो आप जब एफएससी में एडमिशन लिया था कि क्या आपकी चॉइस ये थी कि मैंने फार्मेसी करनी है या एमबीबीएस करना है? असल में ये तो आप जानते ही हैं कि एफएससी के बाद दो ही चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, या मतलब जो हम जैसे लोग या ज्यादातर लोग ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जब भी रिजल्ट आते हैं और जब भी लोगों को ये थोड़ा सा हो कि श्योरिटी नहीं है एडमिशन एमबीबीएस में होगा कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ये बाई चॉइस ही समझा को करने की बजाय मैंने कहा कि नहीं, मुझे फार्मेसी ही करनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये फार्मेसी जो है वो ये बाई चॉइस है। और एक बड़ी ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है कि प्लेसिंग होती है कि उसने किस किस से कौन सा काम लेना है और किस जगह पे उसको रखना है। तो इस हवाले से एडमिशन हो जाएगा एक खास जो आप सोच रहे हैं। तो लेकिन अगर नहीं होता तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि आपके लिए ये बेहतर है या आपसे यहाँ से काम जो है वो लिया जा सकता है। तो मैं इस हवाले से ये समझता हूँ अल्लाह ताला बड़ा रहीम है और उसी है। तो ये मुझे लगता है कि मेरी भी प्लेसिंग अल्लाह ताला ने जो है वो फार्मेसी में की, जैसे बाकी लोगों की अल्लाह ताला ऐसे करते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं बजाय एमबीबीएस में जाने के वो फार्मेसी में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है
कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी फार्मेसी प्रोफ़ेशन में बाय चॉइस ही आया था। जब मुझे अच्छी याद है कि जब मैं 9th क्लास में था, तो जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो वहाँ पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन-कौन से प्रोफ़ेशन में जा सकते हैं, डॉक्टर्स है, बीडीएस है, एग्रीकल्चर है। तो उसमें फार्मासिस्ट भी लिखा हुआ था। तो सबसे पहले तो मेरे से फार्मासिस्ट पढ़ा ही नहीं गया कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा था ये फार्मासिस्ट लिखा हुआ है, ये होता है जो नहीं बनाते मेडिसिन, ये उस प्रोफ़ेशन को कहते हैं। तो उसी वक़्त मेरे ज़हन ने क्लिक किया कि ये कोई प्रोफ़ेशन अच्छा ही लगता है। तो बाय चांस एफएससी में जब मैं कर रहा था, तो उस वक़्त भी टीचर ने मुझे, एफएससी के जो टीचर थे सियालकोट में, उन्होंने ये बताया कि फार्मेसी भी बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है। अगर एमबीबीएस में किसी का एडमिशन नहीं होता, तो फार्मेसी की तरफ भी आप वो जा सकते हैं। तो बाय चांस एफएससी में मेरे इतने मार्क्स भी नहीं आए कि मैं एमबीबीएस की तरफ जा सकता। तो कहते हैं कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, तो आपके साथ भी वो अच्छा ही होगा। तो जब हम एफएससी कर ली, कुछ दोस्त हम बैठे हुए थे, तो उसमें ने बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स आए। तो मुझे पता चला, फिर एक मेरा दोस्त था वो किसी और में प्रोफ़ेशन की तरफ जाने के, मैंने उसे भी बता दिया कि वहाँ पे बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया फार्मेसी के, तो चलो हम इकट्ठे अप्लाई कर देते हैं। तो वो भी मेरे साथ आ गया। अब उसने उसके नंबर क्योंकि मेरे से कम थे, लेकिन उसने सेल्फ फाइनेंस की सीट पे अप्लाई कर दिया, तो मैंने ओपन मेरिट पे अप्लाई कर दिया। तो मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। तो क्योंकि उनके एडमिशन सितंबर-अक्तूबर में होते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़े से लेट होते थे। तो उसका एडमिशन मुझे वहाँ पे उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ हुई कि मैंने बताया था मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन उस दोस्त का हो गया। तो मैंने उसी तरह फिर मरे कॉलेज सियालकोट में बीएससी में एडमिशन ले लिया। तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में फरवरी-मार्च में एडमिशन होते, उसका ऐड आया, मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बताया, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मेरा एडमिशन यहाँ पे हो गया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इन पाकिस्तान। तो यूनिवर्सिटी में मुझे आपने असल में जो क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि एजुकेशन में कोई हर्डल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन में मुझे हर्डल नहीं, बल्कि मैंने उस एजुकेशन में वो एक साई, तो लेकिन फिर बाद में वो परसिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए वो कार्टूनिस्ट नहीं रहता। लेकिन मुझे कोई बी फार्मेसी जब मैं कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे कार्टून्स बनाने चाहिए। तो मैंने ऐसे ही कार्टून बनाए और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। तो सोचा क्यों ना इसकी एग्जीबिशन कर ली जाए। मैंने उसकी एक एग्जीबिशन की। तो मेरे उस वक्त जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के कुछ टीचर्स थे गोमल यूनिवर्सिटी के। एक होते थे डॉक्टर अब्दुस साहब, और एक मसरूर साहब हुआ करते थे। अल्लाह ताला जहां भी हों उन पे अपनी रहमत करे। इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बल्कि वो मुझे कहते थे कि आप फार्मेसी में, आपको जर्नलिज्म में होना चाहिए था। एक मानना जर्नलिज्म की। इन लोगों ने मुझे काफी मोटिवेट किया, बल्कि मुझे मसरूर साहब ने तो बहुत दुआ दी। और मुझे उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराता हूँ, आप न्यूज़पेपर के लिए कार्टून्स बनाएं। तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई, न्यूज़ कैसे बनती है, न्यूज़ वाले से ट्रेनिंग की उनके कहने पे। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ मेरा जाना और ड्यूरिंग मेरी एजुकेशन मुझे बहुत से ऐसे फैक्टर्स मिले, ऐसे अफराद मिले जिनकी वजह से मैंने न सिर्फ एजुकेशन में एक्सीलेंस ली, बल्कि मैं एक साइड जो एक मेरी हॉबी थी उसमें भी मैंने एक्सीलेंस ली। और इसी वजह से मैं न्यूज़पेपर में भी कार्टून्स मेरे पब्लिश होते रहे। आप जानते हैं इस हवाले से जो लोग मेरे एक ये ऐसे नहीं था कि मैं ऑर्डिनरी, अक्सर लोग मुझे ये उनकी अनायत थी, उसका उनका हुस्न ज़ान था। वो कहते थे कि ये आपका काम बहुत अच्छा है। तो मुझे फख्र होता था कि मैंने इसके बाद एजुकेशन में, जैसे मेरी ख्वाहिश होती थी, ख्वाब था कि मैं, तो आई वाज वेरी मच लकी कि मैं एक ही सीट होती थी अदर देन पीयू पूरे डिसिप्लिन में। मतलब आप तो ज्यादा हैं, उसमें पूरे डिसिप्लिन में एक सीट थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने compete किया और अल्लाह के फजल से फिर मुझे एडमिशन मेरा
पूरा मुझसे सवाल कि कैरियर में हर्डल्स क्या है, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली मैंने पब्लिकली बात नहीं की इस हवाले से, शायद इसीलिए लोग ये जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जब एक फार्मेसी ग्रेजुएट स्टूडेंट फार्मेसी की डिग्री लेके मार्केट में जाता है तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, उसे किसी चीज़ का नहीं पता होता कि उसने किस साइड पे जाना है, कम्युनिटी में जाना है, रिटेल में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है। बस उसे तो बस घर वालों से की बड़ी तौक़्क़ात होती है कि हमारे बेटे ने 5 साल की जो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है, अब उसे क्या इनपुट देगा। तो क्या इस तरह नहीं हो सकता कि फार्मेसी काउंसिल को सजेशन दी जा सकती है कि ड्यूरिंग फार्मेसी एजुकेशन ही एक फाइनल ईयर में कोई एक सब्जेक्ट या कोई क्या कहते हैं उनको स्पेशलाइजेशन ऑफर कर दी जाए अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट के वो किस तरफ जाना चाहता है, इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहता है, सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ जाना चाहता है या कम्युनिटी की तरफ जाना चाहता है या दूसरी जो स्पेशलाइजेशन है उसकी तरफ वो जाना चाहे। तो आपका क्या है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रपोजल है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनलेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया ना कि चाहिए, प्रैक्टिस का कोई नेमल बदल नहीं है। मतलब आप जैसे एमबीबीएस वाले हैं, वो पढ़ाई के साथ फिर थोड़ा सा वो इंटर्नशिप उनकी होती है, ट्रेनिंग होती है उनकी। तो या तो ऐसा सिलसिला हो फार्मेसी के लिए भी, ठीक है। अनलकली बात जो मैंने पहले भी जिक्र किया वो ये है, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि लेट से जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में ये एक इशू होता है जॉब का। हमारी जो फार्मेसी की जॉब्स हैं वो किस फील्ड में मैक्सिमम हो सकती हैं, मतलब अभी तक तो इंडस्ट्री थी, तो इसलिए हमारा जो सिलेबस था मोर टुवर्ड ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडस्ट्री था, ठीक है। लेकिन बीच में फार्मेसी प्रैक्टिस भी डाली गई। लेकिन अब देखें, अगर हम अपने एक बच्चा है उसको हम कहें जी ये स्पेशलाइज्ड है इन इन मार्केटिंग, ये बच्चा जो है ये स्पेशलाइज्ड है इन लेट्स से रेडियो फार्मेसी, ये बायोस्टैटिस्टिक्स में मतलब आप बहुत सी स्पेशलिटी ले आए और उसके बाद जॉब जो है वो अवेलेबल ना हो, तो ये थोड़ा सा मिक्सर टाइप जो सिलेबस होता है उसका पर्पज ये होता है कि जो फार्मासिस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन वो मुख्तलिफ जहाँ भी वो फिट हो सकते हैं वो हो जाए। लेकिन ये कहना थोड़ा सा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि आप कहते हैं कि बिल्कुल रॉ हैंड होता है और उसको कुछ पता नहीं होता है, ऐसे बात नहीं है। जो लोग समझते हैं, सीखते हैं, उनके लिए हर पॉसिबिलिटी है, वो चीजें सीख सकते हैं। और ऐसा भी होता है कई दफा, कई बच्चे होते हैं जो आगे कहते हैं जी हमें इस चीज का सर नहीं पता, तो हमें इसके बारे में कोई ट्रेनिंग मिल सकती है, तो हम उन बच्चों को रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग जो है वो दिलवा देते हैं। हम ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट फार्मेसी के फील्ड्स हैं उनकी जॉब्स अवेलेबल हों, और फिर हम इलेक्टिव एक शुरू करें जिसमें हम अपने बच्चों हो गए कि आप फाइनली में अपने फार्मेसी साइड पे जाना है, आपने फॉर्मुलेशन साइड पे जाना है, क्वालिटी कंट्रोल साइड पे जाना है। तो ये हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि इस तरह की सेग्रीगेशन जो है वो पॉसिबल हो जाए, तो हम अपने बच्चों को इस तरह, लेकिन इसमें भी नाउमीदी वाली बात नहीं, ये वक्त जो है ये इंशाल्लाह अनकरीब आएगा, और जब हमें ये चीज़ें मॉडिफाई करना पड़ेंगी ताकि हम अपने स्टूडेंट को ऐसे ग्रेजुएट मार्केट में लेके आए जो ये चीजें इंडिपेंडेंटली या आसानी के साथ विद माइनर ट्रेनिंग जो है वो कर सके। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल सही कहा कि जब वो एक फार्मेसी ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद मार्केट में जाता है तो जी बिल्कुल डॉक्टर इरफान। बिल्कुल वो रॉ फॉर्म में नहीं होता, लेकिन उसे वो कहते हैं डायरेक्शन की क्या कहते हैं ना लैकनेस होती है कि उसने वो जाना किधर है, इंडस्ट्री की तरफ जाना है, सेल्स की तरफ जाना है
कम्युनिटी की तरफ जाना है, हॉस्पिटल की तरफ जाना है, या एज अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उस मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि बिल्कुल वो रॉ हैंड नहीं होता, बेसिक नॉलेज उसके पास होता है, 5 साल की उसने प्रोफेशनल डिग्री हासिल करके जब वो आता है, तो उसे पता होता है कि मैंने एक ये वाली डिग्री हासिल की है। अब घर वालों की तो आती बड़ी होती है कि हमारे बेटे ने 5 साल, वो बेटा या बेटी है, उसने एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है। अब वो घर वाले भी ज़ाहिर पता है इनपुट मांगते हैं। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात नहीं की थी कि उसे बिल्कुल वो पता नहीं होता। अच्छा, कॉन्फिडेंस का है कि, और ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि सिलेबस में कोई कंपोनेंट ऐड करने चाहिए कि जो कि स्टूडेंट को थोड़ा सा एक वे ऑफ एक्शन भी दें कि हम अगर ये चीज करना चाहें तो फिर हमें क्या चीज चाहिए। तो ये अभी तो क्योंकि सिलेबस में ये चीजें नहीं है, तो हम थ्रू सेमिनार ये अपने बच्चों को जरूर बताते हैं, और कई हम प्रोग्राम करते हैं जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन के हैं, किस तरह क्यूसी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी तरह करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज। लेकिन चूंकि ये एग्जाम में नहीं आते तो कई दफा बच्चे फिर थोड़ा नेग्लिजेंस कर जाते हैं। लेकिन ये है कि इसमें हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसमें बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है उस लेवल को इन्हांस करने की जरूरत बिल्कुल सही है। तो आप जो आपने जो प्रेजेंट कोर्स है फार्मेसी का, है। जो जी, पूरे पाकिस्तान में करेगा, आप क्या समझते हैं उसमें रिवीजन की जरूरत है विद द पैसेज ऑफ टाइम? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है वो? बिल्कुल। वो तो देखिए, रिवीजन की हमेशा जरूरत रहती है। जो जो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी में, और जो जो मॉडलिटी आपको पता है, ये जो हेल्थ सेक्टर है ये बहुत डायनामिक है। मतलब आप ये देखें कि इवन टर्मिनोलॉजी ऐसा पहले प्रोटीन्स एज ए थेराप्यूटिक एजेंट्स नहीं थे, बायोसिमिलर का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम अब बायोइक्विवेलेंस कहते थे, यार प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो हम समझते रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मेसी की नहीं है, वो माइक्रोबायोलॉजी की टर्म। लेकिन ये दे आर आल्सो चेंजिंग, और न्यू फील्ड्स आर आल्सो कमिंग। अब कई फील्ड्स ऐसे हैं जो बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फार्मेसी को। तो हमें इन चीज़ों को लेके आना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि हमने एक चीज़ शुरू की इन पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि यू कंबाइन टू फील्ड्स। कोई भी, तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक नई फील्ड ऐड कर ली और एक पुरानी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड है, यू अटैच दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद फॉर्मुलेशन, तो ये दो टेक्नोलॉजीज को आपने मर्ज कर दिया तो आपका आउटपुट बेटर होता है। जहां तक ये आपने भी कहा, मैं बहुत प्रिसाइजली बात करता हूँ कि सिलेबस को रिवाइज करना यस नीड ऑफ द आवर्स है। और ये हमें हर, नॉर्मली जितनी लंबी एक्सरसाइज चलती है तो हम 5 साल बाद ही इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। और आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं, ये अक्रॉस द ईयर्स नहीं हो जाती ये, बल्कि फर्स्ट ईयर से शुरू होती है। और फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जब फिफ्थ ईयर तक पहुंचते तो अब आप दोबारा रिवाइज करें, तो ये एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। तो हमें ये चाहिए कि, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक टीचर जो है वो समझता है ना कि ये नॉलेज दे सकता है किसी भी हेडिंग के अंदर, तो दे देनी चाहिए। अब जैसे मैं जब पढ़ा रहा हूँ बायो इक्विवेलेंस, तो नई टर्मिनोलॉजी आ गई, अगर लेट से बायोसिमिलर, आई मस्ट टेल टू माय स्टूडेंट कि बायो इक्विवेलेंस के अंदर ये बायोसिमिलर इज अनदर टाइप ऑफ सिमिलर ड्रग्स, और ये कौन सी मॉइटीज हैं जिनके लिए ये टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। तो हम अपने स्टूडेंट को इस तरह से, मेरा ख्याल है सिलेबस पढ़ा दे, थोड़ी बहुत चीजें उसमें ऐड कर देनी चाहिए। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को पीवी फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल जो है ये मैं पढ़ाता हूँ।
हमेशा अगर जिनको मैं बायोइक्विलेंस जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं बायोसिमिलर के बारे में जरूर बताता हूँ। जब मैं इन आईवी आईवीसी पढ़ाता हूँ तो मैं सिमुलेशन के बारे में जो इतने कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि स्टूडेंट उसके ऊपर बोल सकें, उसके ऊपर बात कर सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये कि वैसे तो दिस इज नीड ऑफ आवर कि हमें हमेशा अपडेट सिलेबस जो है वो पढ़ाना चाहिए, और हमारा अपडेटेड है। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन ये नहीं आप कहते कि दिस इज एन आउटडेटेड सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है और इसको हमें करना चाहिए, और जहाँ पॉसिबल ना हो वहाँ टीचर को ये इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही ठीक कहा कि है, कि इम्प्रूवमेंट, ऑब्जेक्टिव के अंदर रहते रहते वो करें। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की जो है ना स्पेस, वो हर जगह होती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जी फार्मेसी काउंसिल जो है वो इसमें काफ़ी हद तक किरदार अदा कर करती है। इसमें जो जी, क्रिटिसिज्म है वो तो डेफिनेटली वो हर जगह तक घर में होते हैं, तो आपके जब वो कोई भी डिसीजन करती लेते भी हैं है। हाँ, तो बिल्कुल जी वो आता ही आता है। अब पाकिस्तान में जो फार्मेसी का कोर्स है वो तकरीबन 5 इयर्स डिग्री कोर्स है, फार्म डी। अब कुछ जगह पे अगर हम आप पड़ोसी वाले भारत की बात करते हैं, इंडिया की, वहाँ पे दो किस्म के कोर्सेज ऑफर करवाए जाते हैं। बैचलर प्रोग्राम है 4 ईयर प्रोग्राम, और फार्म डी भी है 6 ईयर प्रोग्राम्स। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि एक ही कोर्स होना चाहिए, या जैसे कि हमारे भारत नेबरिंग कंट्री भारत है, इंडिया में, वहाँ पे दो किस्म के कोर्सेज ऑफर करवाए जा रहे हैं? सिलेबस एक ही होना चाहिए। अब इससे होगा क्या? जो तो लोग होंगे, मतलब हमें सारी चीजों को देखना चाहिए ना। एक बंदा है, वो अफोर्ड कर सकता है, वो 6 ईयर का ऑप्ट कर ले। एक बंदा जो कहता है मैं इमीडिएट जॉब फास्ट ट्रैक पे, तो 4th ईयर का वो करेगा। तो अब ये देखें, ये एक डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त हुई जब एक अफोर्डिंग करने वाला बच्चा उसने 6 ईयर का ले लिया, एक अफोर्डिंग नहीं था उसने 4 ईयर का ले लिया। उसके बाद ये जॉब में भी ये इफेक्ट होना है। तो इसलिए ये तो इसमें तो दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि दो तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज जो यूनिफॉर्मिटी इज ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन, तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कितने साल का होना चाहिए ये अब मैटर कर रहा है, क्योंकि इसमें अब जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि लेट से मैं पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू करता हूँ कि जी 6 ईयर जो होगा वो आपकी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चे हॉस्टल में कहाँ रहेंगे? जो बाहर से आए, मतलब आप सारे लाहौर के लिए तो प्रोग्राम नहीं है ना, तो पूरे पंजाब कैसे वहां से नहीं हुए कि वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हॉस्टल में नेक्स्ट बात है अफोर्डिंग होने की। अब कई लोग अफोर्ड ही नहीं, ये पर्सनल व्यू है। इसमें आई एम नॉट स्पीकिंग एज डीन ऑफ फैकल्टी। मैं कि हमारे पास जब इंटर्न हम 3 मंथ की ट्रेनिंग दें अपने बच्चों को कम्युनिटी फार्मेसी की, एक तो ये ऑप्शन है। 3 मंथ इन 3rd ईयर, 3 मंथ इंडस्ट्री की आप 4th ईयर में दें, और 3 मंथ आप हॉस्पिटल की दें इन फाइनल ईयर। तो ये 3 3 मंथ 9 मंथ बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये इसको आप थोड़ा बहुत प्लस कर लें, 10 मंथ का कर लें, तो ये एक फिजिबल हो सकता है। यानी कि ड्यूरिंग एजुकेशन विदाउट इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आप ये ऐसा कर सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि आप जब 1 ईयर की दें तो वो पेड दें। ठीक है, अब वो कहाँ दें? देखें, अब क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पेड देगी? सारे इतने लोगों को केटर कर सकती है? क्या सारे हॉस्पिटल ऐसे दें ये फैसिलिटी दे सकते हैं? तो ग्राउंड रियलिटी जो है, या तो ये एक डायलॉग हो जरा ब्रॉडर किस्म का, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो बैठे हैं और वो इसको फैसिलिटेट करें, तो फिर तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि एक इंस्टीट्यूट ये सारी फैसिलिटेशन कर ले, तो ये उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल जो वर्केबल सोल्यूशन है वो मैंने आपको, जो मेरा पहले वाला सोल्यूशन है उसके ऊपर अगर हम जाएं, मतलब 3 मंथ की छुट्टियां भी तो होती हैं, उसमें आप 3 मंथ की आप बच्चों को ट्रेनिंग करा दें, जिसमें मैंने डिवीजन बताया कि 3rd ईयर में कम्युनिटी, 4th ईयर में इंडस्ट्री।
और 5th ईयर में आप हॉस्पिटल ये पर्सनल मेरी जो राय है ये वर्केबल है, और ये अगर कभी मौका मिला तो हम ये इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि इकोनॉमिक फैक्टर को भी हमने वो सामने रखना है कि हर कोई 4 ईयर या 6 ईयर के या 5 ईयर की जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ड्यूरिंग जी एजुकेशन ही अगर आपने जैसे वो सजेशन दी कि 3rd ईयर से हम स्टार्ट कर दें, 3 मंथ्स की 3rd ईयर में कर दें, हॉस्पिटल की सपोज कर दें, 4th ईयर में कम्युनिटी इंडस्ट्री की कर दें, फिर फाइनल ईयर में किसी और सब्जेक्ट की कर दें, तो वहाँ का जो 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 स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक तो इसकी डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाएगी, और एक स्टूडेंट को एक ओरिएंटेशन का भी पता चल जाएगा कि उसने किस साइड पे जाना है। जो आपने डिग्री लेके जो 1-2 साल वो ज़ाया कर देता है कि मैंने कम्युनिटी की तरफ जाना चाह रहा लेकिन मैं सेल की तरफ आ गया, मैं सेल की तरफ नहीं जाना, मैं इंडस्ट्री की हॉस्पिटल तरफ जाते। फॉर्म में से। जी जी भी हॉस्पिटल का जी भी की था, तो एक स्टूडेंट की जो है ना वहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो किसी हद तक वहाँ पे वो पूरी हो सकती है। तो बड़ा अच्छा सजेशन कि फार्मेसी काउंसिल को जी ये सजेशन दी जा सकती है कि आप अगर स्पेशलाइजेशन का जो लोगों का शिकवा अक्सर यही शिकवा करते हैं, हमें स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं की जाती, तो ये सजेशन दी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन ये है कि तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तो जी अपना किरदार अदा कर रही हैं। अब प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल्स फार्मेसी काउंसिल को कैसी सपोर्ट कर रही हैं? आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस पे भी मैं पॉजिटिव ही हूँ वैसे, कि हमें कोई बहुत बड़ी रजिस्टर एक कैटेगरी जो है उसमें रजिस्टर करते हैं प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, तो उसका एक बकायदा तरीका है। ठीक है, लेकिन एक वक्त ये आया था कि हमें फास्ट ट्रैक पे ये करवानी थी, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट जो थे वो ऐसे निकले थे कि जॉब्स ऑफर हो चुकी थी। तो उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया फार्मेसी काउंसिल वालों ने, और स्टूडेंट को रजिस्टर एक कैटेगरी जो है ना बहुत जल्द, बल्कि ओवरनाइट आप समझें कि उन्होंने करके दिया। तो असल में वो तो उनका तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस हवाले से नहीं है, लेकिन ये कि एनी हाउ वो भी जो उनकी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल के मुताबिक वो पूरी कर। बिल्कुल सही कहा कि ये मैं जो लास्ट जॉब्स ऑफर हुई थी उसमें कुछ रिजल्ट कुछ इस टाइम पे अनाउंस है कि जॉब ऑफर हो चुकी हुई थी, और कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट अनाउंस हो गया होता है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। तो फार्मेसी जी काउंसिल जी ने जी बड़ा वो जल्दी करके उनको वो रजिस्टर किया ताकि वो एलिजिबल हो। इनिशिएटिव लिया, हाँ जी। जी बिल्कुल इनिशिएटिव हाँ लिया जी ताकि वो एलिजिबल हो, जी जॉब जी होना ना बहुत हो। फैसिलिटेट किया। हाँ जी जी बिल्कुल जी ऐसे ही है, जी क्योंकि फार्मेसी काउंसिल के जो प्रोविंशियल फार्मे वहाँ पे मैं ऑफिस में अक्सर मेरा चक्कर लगता रहता है, तो वो कंपनसेट करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव कुछ लोग हैं उसको नेगेटिव साइड पे भी लेके चले जाते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड पे लेके, तो उनकी कोशिश होती है कि हम लोगों को कंपनसेट किया जाए, उसको इनिशिएट की किसी अच्छे तरीके से जिसकी मदद हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा जो हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अब ओवरऑल आप फार्मेसी प्रोफेशन को क्या देखते हैं, और हमारी जो नई जनरेशन है आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फार्मेसी प्रोफेशन की आप आ गए हैं, आप इसको कैसे अच्छे तरीके से कम्युनिटी को कैसे आप फ़ायदा दे सकते हैं? बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, मैं नहीं पिक कर पाया, आप जरा मुझसे दोबारा ये सवाल जी जी, पूछें। वो क्वेश्चन तो है कि हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि जी जी आप एट द एंड हमारी जो यंग जनरेशन है जो कभी फार्मेसी की एजुकेशन ले रहे हैं, जहाँ भी यंग ग्रेजुएट हुए हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि अपनी सर्विसेज अपनी जो कम्युनिटी को कैसे बेनिफिशियल तरीके से वो अदा करें, और आपने ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए आपने अपने प्रोफेशन की बेहतरी के लिए कैसे काम करना है? बहुत सिंपल मैं मैसेज देता हूँ, जो कुछ आप कर रहे हैं उसको लगन के साथ करें, यही एक मैं मैसेज देता हूँ। और नेक्स्ट इसका एक है कि लगन और रिस्पेक्ट, मतलब जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट दें, और ये चीज़ आप करेंगे अपने आप को रिस्पेक्टेबल बनाएं, कि
कि मतलब लोग आपकी इज्जत करें। अब मतलब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं। कई दफा लोग कहते हैं जी मैंने अपने आप को डॉक्टर कहलवाना है, कोई कहते हैं जी मैंने आपको फार्मासिस्ट कहलवाना है। तो इसमें मेरा व्यू ये है कि कहलवाना, अगर आप कहते हैं ये कम्पिटेंट है, जो मर्जी कहलवाएं, लेकिन ये बंदा कम्पिटेंट है। आप अपने आप को इस तरह से लेके चलें, इस तरह से अपने आप को इक्विप करें, इस तरह से ट्रेन करें और इस तरह से नॉलेज गेन करें कि यू मस्ट बी वैल्यूएबल। मतलब और आप कोई ना कोई इनपुट, जहां आप जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, यू मस्ट गिव इनपुट, और वो पॉजिटिव इनपुट होना चाहिए। और आप इनपुट जब देंगे, जैसे मैंने पहले अपने आप के किसी सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि जब आप लगन से, मेहनत से, मोहब्बत से अपना इनपुट देते हैं, तो आपकी जो इमेज है वो एक क्रॉस द बाउंड्रीज जाता है और बाउंड्री क्रॉस करता है। लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और आपका इमेज बनता है। तो जो कुछ करें लगन से करें, ये मेरा मैसेज है जी। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वो टाइम दिया और आपने जो एंड में जो मैसेज दिया कि हर काम को अगर लगन से करेंगे तो आपकी जो अप्रिसिएशन जो है विद इन इंस्टीट्यूट आपके बाहर निकलेगी, वे फिर विद सिटी से बाहर निकलेगी, फिर प्रोविंस से बाहर निकलेगी, फिर सूबे से बाहर निकले आउट ऑफ कंट्री जाएगी, इंटरनेशनली आप जो है ना आपकी रिकग्निशन। लेकिन आपकी नीयत अच्छी आनी चाहिए, अपने प्रोफेशन के साथ आप सिंसियर होंगे तो फिर जाके आपने जो है ना अपना एक नाम मनवा सकते हैं किसी भी कम्युनिटी में, ना सिर्फ फार्मेसी, कोई भी आप प्रोफेशन की वो बात करें। तो अगेन थैंक यू सर, आपने वो हमें मुझे टाइम दिया। और जब जब मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया था, आपके इंटरव्यू से लिया था, मुझे जो ईच पाल सीरीज का फार्मेसी का जो मैंने सेक्शन का आगाज़ किया है, ये आपके वो इंटरव्यू से मैंने ये किया। क्योंकि जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, अपने कॉन्सेप्ट लेके आया था, तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं फार्मेसी का ये ईच पाल का सीरीज स्टार्ट करूंगा पाकिस्तान में, तो आपके वो इंटरव्यू से वो करूंगा। तो आपने वो मुझे टाइम दिया, अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी भी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ज़रूर वो कांटेक्ट करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। इसका मतलब लाइटर साइड पे आपने बदला लिया है। मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपने मेरा ले लिया। नहीं, वो कहते हैं नहीं, एज अ सेंस थैंक यू वेरी मच वो आप। पॉजिटिव सेंस में कि अगर आपकी अप्रोच अच्छी जी हो तो आपके रिजल्ट भी वो अच्छे मिलते हैं। तो बदला मैंने कोई नहीं लिया, मैं एज अ मोटिवेशन के तौर पे, एज अ रोल मॉडल के तौर पे मैंने ये कॉन्सेप्ट कंसीव किया था उस वक्त कि फार्मेसी का जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो आपसे मैं करूंगा। हालांकि और भी काफ़ी लोगों के वो मैंने किए हुए थे, लेकिन उनको मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट जो लूँगा अपने जो टीचर हैं डॉक्टर नदीम इरफान बुखारी साहब से लूँगा, उसके बाद फिर मैं वो आपकी तरफ आऊँगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो नवजोत। और आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अगर मेरी आपकी जो सबसे अच्छी बात है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, अग्रेसिव नहीं जाते, अब पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं और अपनी टीम को साथ लेके साथ चलते हैं, इंडिविजुअल नहीं चलते। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank वेरी you, मच। thank you, thank you. So nice of you. Thank you, sir. God ओके bless जी, you. अल्लाह हाफिज, अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. Thank you. मेरे स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर ने एमफिल किया, पीएचडी की और उसके बाद प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर हुए, फिर डीन हो गए। तो असल में ऐसा नहीं है। मेरा कैरियर मैंने स्टार्ट किया था स्किप फार्मास्यूटिकल से, ब्रिस्टल मायर स्किप। और ये मैं समझता हूँ कि इनिशियल जॉब आपकी एक अच्छी कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आप जिंदगी में सीखते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा जो इन्हांसिंग इफेक्ट है वो आपकी पहली कंपनी का होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। और चूंकि मैं आपको पहले बता चुका था, मैं कार्टूनिस्ट भी था। और इसके साथ साथ मुझे एक और मौका मिला। उस वक्त के चेयरमैन साहब हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के, डॉक्टर अशरफ मरहूम, आजकल इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी रूह को गरीक रहमत करे। उन्होंने मुझे मौका दिया पार्ट टाइम टीचिंग का। उन्होंने मुझे कहा कि जो आपने एमफिल में टॉपिक आपका चूंकि बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स था, तो इसके लिए आपको कोर्स खत्म करना है। और ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज हैं डॉक्टर नईम अनवर मुजफ्फर साहब।
मरहूम जो कि मेरे उस्ताद भी थे, बड़े शफीक टीचर थे, सुपरवाइजर थे। तो मैंने डॉक्टर अशरफ साहब के जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं थी। और उसकी कंपनी भी इस चीज़ को बड़ा एडमायर किया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि हमारा कोई एम्प्लॉय जो है वो टीच भी करे जाके पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से अलाउ किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चूंकि वो जानते थे मैं कार्टूनिस्ट भी हूँ, तो उन्होंने मुझे ज्यादा काम जो दिया, फिर वो जब मुझे समझ आ गई फील्ड के हवाले से काफी, तो उन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग और जो वो ज्यादा मुझे काम दिया। और मैंने बहुत लर्न किया इस चीज को। जब ये मेरा कैरियर, इसके बाद मैंने काफी अरसा टीचिंग और इसको साथ चलाया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में एज ए रेडियो फार्मासिस्ट। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि रेडियो फार्मेसी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एक क्वेश्चन के तौर पे एक एक पूरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पढ़ाए जाते थे। लेकिन गोमल यूनिवर्सिटी में चूंकि हमने एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया था तो पढ़ाया जाता था। तो जब ये मेरा इंटरव्यू हुआ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में, तो ये बहुत यानी कि 2-3 लोग और भी थे। मुझे अल्लाह मैंने और यहाँ मुझे कंप्यूटर सेक्शन जो है उसके वो मैं उसको सुपरवाइज करता था। और जो उसके सॉफ्टवेयर थे, जो उसकी वो सारी, ये मौका मिला। इसके बाद आपको मैंने बताया कि मेरा पैशन टीचिंग था। तो मीन वाइल यहाँ उस तरह से काम बन नहीं रहा था। तो मैंने फिर मुझे मौका मिला इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जाने का मौका मिला, जो मेरी ख्वाब भी था पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी को ज्वाइन करने का। 2001 में जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हैं, जनवरी 2001 में मैंने ज्वाइन किया पंजाब यूनिवर्सिटी को। और उस वक्त इमीडिएटली कोई एडमिशन शुरू हुए हुए थे, जिसका फिर मुझे इंटरव्यू में मुझे भी बिठाया जाता था। तो मैंने आपका उस वक्त इंटरव्यू जिसका आप जिक्र कर, हाँ, सफर था एक टीचर जो है मेरा जो अभी जो कुछ मैं हूँ अपने टीचर्स की वजह से हूँ। मैं कोई बात करूंगा तो कहीं ये ना समझा जाए कि इसमें ये करने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एम्स जो हैं वो आपके हर्डल्स से ज्यादा हों, तो फिर आप अपनी चीजें अचीव कर लेते हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि उन हर्डल्स को मैंने आपको क्या पता, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब आप थर्ड ईयर में थे तो मेरे क्या हर्डल्स थे। लेकिन यह कि मेरा व्यू ये है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस जगह पे आप हैं, अगर आप कुछ नहीं है छोड़ दें। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो विद लव, और जो लोग आपसे इफेक्ट होने हैं, जिन्होंने मुतासरीन होना है या मदाहीन होना है, उनको आप मुखलस हो के उनके साथ आप डील करें। तो मैं आपको याद होगा कि अब भी मेरी वही आदत है, मैं हंसी खुशी आता था, क्लास लिया करता था विदाउट मेंशनिंग कि अभी क्या मेरे साथ बीत रहा है, कौन से हर्डल्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये फायदा हुआ कि ये लोगों को नहीं पता था कि जब आप इखलास से काम कर रहे हो। तो ये भी मैं अपने स्टूडेंट को कहा करता हूँ कि जब आप काम करते हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो वो बात फैलती है, वो कभी रुक नहीं सकती। वो पहले यूनिवर्सिटी में फैलती है, यूनिवर्सिटी के बाद फिर वो बाउंड्रीज क्रॉस क्रॉस करती है। वो फिर इवन प्रोविंस, आपके सिटी की बाउंड्री, आपके प्रोविंस की बाउंड्री, आपके कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करता है। लोगों को पता होता है कि एक बंदा यहाँ बैठा हो, ये काम करता है। तो ये सिर्फ अगर आप
व्हाट यू आर डूइंग विद लव, तो आप तब ये चीज अचीव करते हैं। तो अल्लाह के फजल से मैं ये बताता हूँ कि हर्डल को छोड़ें, मैंने हमेशा इस चीज़ को एंजॉय किया कि मैंने जो चीज़ पढ़ाई, मुझे मेरे स्टूडेंट ने उनको लाइक किया, और मुझे 2 या 3 लेक्चर्स मैंने कभी नए सेशन को दिए तो मुझे फीडबैक मिलती थी कि, जबकि मैं हमेशा ये समझ, मैं अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता हूँ कई हवालों से, लेकिन मुझे हमेशा स्टूडेंट्स की ये मोटिवेशन शामिल रही कि आप जो मैं पढ़ाता हूँ वो उन्हें समझ आती है। ये बहुत बड़ी एक बात होती है एक टीचर के लिए कि जब उसको ये फीडबैक मिले कि आप उन्हें बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन इन वजूहात की बिना पे और अल्लाह ताला की खास रहमत से मैंने ये सोच लिया हुआ था कि अगर मैं ऐसे ही रहता हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर भी मैं इस चीज़ का भी अहल नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये चीज़ दी है तो मैं इसका राइटफुल नहीं था। जब से मेरे दिल में ये सोच आई और मैं शुक्रगुजार हुआ, तो अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ दी और बोनस के साथ दी। तो ये आप लोगों को पता है इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने फिर जब देने पे आया, तो मेरा जो स्पैन लेक्चरर से प्रोफेसर होने का है, ये बहुत शॉर्ट स्पैन है। तो मतलब इतनी जल्दी कि ये मेरे लिए भी हैरान कुन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इसमें मैं मैसेज है एक मेरी इस सारी लंबी चौड़ी बात में कि आपके हर्डल जब आपके आपके जो एम्स हैं, आपका जो एम है, वो अगर आपके हर्डल से ऊपर है और आप मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको देता है, मायूस नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक वर्किंग एग्जाम्पल हूँ इस बात की, ये जो बात मैंने की। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके जो एम्स हैं, अगर अब इतने हैं कि हर्डल आपके सामने वो कुछ भी नहीं होती। अगर हर्डल छोटी-मोटी हर्डल्स वो आती हैं। उसमें कहता हूँ स्पीड ब्रेकर्स। कुछ स्पीड ब्रेकर आप सड़क पे जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। लेकिन जब आप एम अच्छे हो तो आपको स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने का बड़ा मज़ा आता है। तो आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी जो हर्डल है ना वो आपके सामने कुछ भी नहीं आते। और हर्डल आनी भी चाहिए, हर्डल के बगैर आपको गोल अचीव करने का मज़ा भी वो क्या कहते हैं नहीं आता। अगर आपकी हर्डल बिल्कुल आसानी से सेंस कहते ऑफ हैं अचीवमेंट नहीं आती। बि बिल्कुल वो ऐसे ही है। तो अगर आपकी हर्डल आएँगी तो आपको वो काम करने का मज़ा आएगा और आपको जो गोल की उसका आपको ना सैटिस्फैक्शन भी मिलेगी। तो बड़ा अच्छा आपने बताया। अब आपने कहा कि आपका जो स्पैन है फ्रॉम लेक्चरर टू प्रोफेसर बड़ा शॉर्ट है। मेरे सामने जब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी जॉइन की, फिर कुछ अर्से के लिए आप पीएचडी के लिए बाहर भी गए और यार मेरा मुखालिफिन वो हर जगह होते हैं। किसी भी घर में हो तो बच्चों में भी आपस में पॉलिटिक्स होती है, हर हर जगह वो होती है। लेकिन आपका जो स्टूडेंट के साथ जो रिलेशंस था, उनकी जो दुआएँ होती थी, वो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक आपको प्रमोट करने में मैं क्या कहता हूँ किरदार रहा। क्योंकि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो अल्लाह आपके जो अच्छाई है ना वो कभी आपको ज़ाया नहीं जाने देता। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्टूडेंट के साथ सिंसियरिटी होती थी, मुझे अच्छी तरह कि आपका जो लेक्चर हमारे साथ होता था, वो फ्राइडे को होता था, बड़ा ऑड टाइम था, जुम्मे के बाद होता था। अक्सर पूरा डिपार्टमेंट वो खाली होता, सिर्फ़ हमारी क्लास बैठी होती थी कि सर डॉक्टर नदीम इरफान बुखारी साहब का वो लेक्चर है और आपकी एक कमिटमेंट वो पूरी करके वो आते थे। तो जी। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी से रिलेटेड है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल और एज अ डीन, क्या आप इसमें आप डिफरेंस देखते हैं? समझो ऑफिशियली तो डिफरेंस है ही, बहुत सारा डिफरेंस होगा। लेकिन मैं कई दफ़ा, मुझे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं डीन साहब या प्रिंसिपल साहब, तो मैं उन्हें कहता हूँ मुझे अच्छा लगता है आप मुझे टीचर के तौर पे कहें, मेरे टीचर, सर हमारे टीचर, मैं ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये पोजीशन जो है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं। लेक्चरर होना ही असल में फ़ख्र है, या फिर प्रोफेसर होना। तो पीछे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, जो मेरा लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्यूरेशन है वो लंबा था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर टू प्रोफेसर ये बहुत शॉर्ट था।
हैरान कुन तौर पे शायद, ये मैं कहना चाह रहा था, जो कि गलती से मैंने ये मिस हो गया, कि लेक्चरर से प्रोफेसर का सफर। कहना ये चाह रहा था कि लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर का सफर बहुत लंबा था, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर होना, मतलब आप समझे, बहुत जल्दी और हैरान कुन तौर पर। तो जैसे कि अभी आपने मुझे कि आप डीन हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो आप किस वजह से डीन और प्रिंसिपल हुए? बेसिकली आप अपनी वही एक्सपीरियंस होता है जो एज ए लेक्चरर लिया होता है। तो मुझे ये फख्र होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप पीयूसीपी में नहीं आते, लेकिन मैं प्रिंसिपल भी, जब जिम्मेदारियां मैंने की, तब भी मैं टीचिंग की। और जब मैं ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं मिस नहीं किए। ये हो सकता है कि थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़े, एक मीटिंग है तो मैं मीटिंग में जाना जरूरी होता है, तो मैंने वो लेक्चर मिस किया हो, लेकिन रिप्लेस किया बेसिकली। फिर अब मैं डीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो भी मैंने अपने लेक्चर मिस नहीं किया। अल्लाह के फजल से मैं पूरे मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ये की वजह से दी है, तो आई शुड कंटिन्यू माई टीचिंग। अल्लाह ताला ने मुझे ये जिम्मेदारियां दी हैं। लेक्चर, आपको पता है कि जब आप लेक्चर होते हैं बहुत से डिसीजन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप प्रिंसिपल होते हैं तो आप बहुत से डिसीजन कर सकते हैं। एज ए लेक्चर मानी गई, कई कई दफा हम बड़ा सोच रहे होते हैं, लेकिन रियलिटीज जो होती हैं उस तरह से नहीं होती। तो आइडियाज से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी मिली, डीन की जिम्मेदारी मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कॉलेज की टीम ने हमारा साथ दिया। और इसी तरह वाइस जब मैं प्रिंसिपल था, तो मेरे प्रिंसिपल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिल के, बल्कि नई हमने एक मेरा नहीं ख्याल कि जितने वर्किंग रिलेशनशिप और अच्छे रिलेशनशिप अब हैं, पहले का हमने, अब ये में हो सकता है कि चीजें आप इम्प्लीमेंट कर लें, तो हमने की भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉलेज टेक द डिपार्टमेंट एज वेल, तो मैं कॉलेज को एज ए डीन कॉलेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की तरफ मेरी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है। लेकिन जो प्रिंसिपल उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कॉलेज जो स्टूडेंट जो है वो उनकी वो जो है, जो लैब अटेंडेंट्स वगैरह, वो प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी होते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं इसकी मिसाल हूँ कि एज अ लेक्चरर जब आपने ज्वाइन किया, फिर जब आप प्रिंसिपल बने, तो आप वो प्रिंसिपल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी करते थे और लेक्चर्स भी लेते थे। और आपने से क्या किया, वो उसमें थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट का कभी कभी वो इशू वो आ जाता था। तो एज अ रोल मॉडल के तौर पे कहते हैं कि एक टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है। तो वन ऑफ माय बेस्ट टीचर इन माय कैरियर, इन माय प्रोफेशनल कैरियर, इसके अलावा स्कूल और कॉलेज में मेरे वो टीचर है, लेकिन प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, यू आर वन ऑफ माय रोल मॉडल। और टीचर्स भी हैं, लेकिन यू आर वन, मतलब एक तो देखिए मैंने जिक्र किया कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उस वजह से भी एक वो क्या कहते हैं, सारी ज़िंदगी मुझे वो याद रहेगा कि नदीम साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो अल्फाज जो वो आपने कहे थे वो आज तक मुझे वो याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि फ्यूचर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए, आप मुझे, चूंकि मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मुझे जानते हैं, मैं मायूसी नहीं मेरे अंदर कभी भी होती, मैं बहुत अच्छा फ्यूचर देखता हूँ, और हमने एक्सपीरियंस किया। आपको आपको पता है कि जब
हम कहा करते थे कि हम कहते थे कि फार्मेसी की है हमने। लोग पूछे क्या किया, हम कहते फार्मेसी। वो कहते थे फारसी, मतलब लोगों को फार्मेसी का नहीं पता था। और फार्मासिस्ट तो मेरा रेयरली कोई लोग बोल सकते होंगे। तो वक्त आया कि अब लोग फार्मासिस्ट, और आप ये देखें कि एक तो ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा लैकिंग जो होती है, वो आप कभी नहीं होते हैं उनको, आप कभी देख, मेरा ख्याल नेचर कभी ऐसे लोगों को चांस नहीं देती जो जिनमें पैशन ना हो। रियरली हो सकता है, लेकिन आप मेजोरिटी देखें अभी इस वक्त, आप बड़े बड़े जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स हैं, या बड़े बड़े जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ लोग अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, आप उनसे पूछें तो वो आपको, आप एक कॉमन चीज मिलेगी, वो पैशन। आप जिस चीज की कोशिश करेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने आप को वेल इक्विप करें, मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका काम एज ए स्टूडेंट लर्न करना है। आप लर्न करें, मतलब मैं ये कहूँ, फर्ज करें मैं एक चीज को एस्पायर करता हूँ कि मैंने ये करना है, और मैं उसके बारे में कुछ सीखता नहीं हूँ, तो उस चीज का मिलना मुझे बहुत मुश्किल है। देखिए मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे जॉब मिलती, फर्ज करें एक हॉस्पिटल फार्मेसी में कहीं मिलती है जॉब। मेरा बड़ा पैशन है कि मेरे से पूछा जाए कि ये डोज है, ये हम कैसे कैलकुलेट करें, ये हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सवाल मेरे से पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इनकी ट्रेनिंग ना हो, मेरे पास इनका नॉलेज ना हो, मेरे पास इनका, मैं ये भी कहता हूँ कि वो सी चीजें एक्सपीरियंस नहीं हो सकता आपका, मतलब ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग चीजों के एक्सपीरियंस कई दफा नहीं हो पाते। लेकिन एटलीस्ट एक बेस आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद हो कि इसके ऊपर से हमने लॉन्च करना है। मतलब आपसे इनिशियल सवाल अगर पूछा जाता है कि ये एक साइक्लोस्पोरिन है, ये इफेक्टिव नहीं है, क्या मसला हो सकता है, आप फार्मासिस्ट हैं, आप इसका की मेडिसिन बनाते हैं, आपके पास अब बड़ा मौका है। अगर आप एक, आपने लर्निंग की हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, तो आप कहते हैं सर ये जो मेडिसिन है, ये एक नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग इंडेक्स की ड्रग है, और इसमें ये हो सकता है कि ये थोड़ी सी वेरिएशन की वजह से, और इसका एक हल है कि हम टीडीएम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर सकें। अब ये बहुत आइडियल सी सिचुएशन है, लेकिन जब आप अपने क्वेश्चन करने वाले को ये बात बताएंगे, तो आगे बातें वो आपसे कहेगा, बाकी चीजें वो आपसे पूछेगा, तो आप इन चीजों को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज जो है, सबसे पहली चीज वो नॉलेज हो, आप किसी को रिस्पॉन्ड कर सकें, किसी को आप बात कर सकें, तो आपको अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। जी। बिल्कुल सही कहा कि जब तक आपके पास बेसिक चीज़ नहीं होगी, अगर आप घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर उसकी बुनियाद ही ठीक नहीं होगी, तो आप वो बिल्डिंग कैसे खड़ी अच्छी उसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इसलिए आपका जो है ना बेसिक नॉलेज होना है, किसी भी, मैं फार्मेसी की बात नहीं कर रहा, किसी भी आप प्रोफेशन में चले जाएँ, अगर आप आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आगे मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फ्यूचर ऑफ और फार्मेसी, कोशिश, और साथ कोशिश, कोशिश। कोशिश, हाँ, बिल्कुल मतलब सही कहा। अल्लाह ताला ने आपको एक लॉन्चिंग पैड मुहैया जब कर दिया हो, तो आप उससे आगे जा सकते हैं। ये आपने कैसे जानना है, शॉर्टकट्स नहीं, बल्कि लर्निंग, अच्छा नॉलेज, और है तो आप, फ्यूचर आपका ब्राइट है। और सॉरी मैंने आपकी बात कर दी। नहीं, 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 मैं नहीं, अक्सर एक वो बात कहता होता हूँ, हाँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक आम फार्मासिस्ट के लिए हो सकता है फ्यूचर अच्छा ना हो, लेकिन एक बेस्ट फार्मासिस्ट के लिए बेस्ट फ्यूचर जो है वो वेट कर रहा है।
बिल्कुल जी, सही कहा आपने, ऐसे कहा कि जब तक आपकी अप्रोच अच्छी नहीं होगी, जब आपका लर्निंग जो सीखने का अमल जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो आप अच्छे किसी भी प्रोफ़ेशन में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, जो फार्मेसी हो या आपको कोई दूसरा प्रोफ़ेशंस हो। अब क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी है, तो क्या डिफ़रेंस देते हैं जो पाकिस्तानी फार्मेसी स्टूडेंट है और इंटरनेशनल फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं? उनमें कोई आप डिफ़रेंस को न न नज़र आ रहा है? अच्छा इस हवाले से आप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले कर दूं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है मतलब कैसे आप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं इसको बड़ा एक ब्रॉडर एक्सपीरियंस समझता हूँ कि मैंने बी फॉर्म किया गोमल यूनिवर्सिटी से, एम फिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, जॉब मैंने शुरू की इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से लेक्चरर की, और पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने फिर ज्वाइन किया एज ए लेक्चर। तो ये इस हवाले से 5 इंस्टीट्यूशन हैं। तो मैं कई दफ़ा बड़ा सेटिस्फाइड होता हूँ कि एक तो मेरा ये एक्सपीरियंस अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मौका दिया कि मैं ये एक्सपीरियंस लूँ। तो मेरे पास 5 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन जो है वो है। अब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करते हैं, मुझे मौका अल्लाह ताला ने दिया कि मैं पढ़ाता एक प्राइवेट वहाँ कॉलेज में, जब मैं पीएचडी करने गया तो बेसिकली मैं डेपुटेशन पे यहाँ से गया था, उसमें कोई स्कॉलरशिप इतने अवेलेबल नहीं थे, तो मैं पीएचडी अर्ली करना चाहता था। तो वहाँ मैंने जब उस कॉलेज को ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ से एक प्रोग्राम पढ़ाना का मौका मिला जो कि यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया का था, और एक कर्टन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम का मौका मिला। इससे मैंने एक एक और कॉलेज में जब मैंने टीचिंग की तो मुझे मौका मिला उस वक्त स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाने का। और इस तरह यानी कि अब ये भी 3-4 एक्सपीरियंस ऐसे हैं। और फिर मुझे स्काइप पे लेक्चर्स लेने का मौका मिला, डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी यूके और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, फार्मेसी कॉलेज। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कई फार्मासिस्ट मतलब हम जो कि पढ़ाते थे, तो जब मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, मैंने तक कमोबेश वही सिलेबस पढ़ाए जो मैं पाकिस्तान में पढ़े या आजकल मैं पढ़ाता हूँ। तो बहुत बड़ी कोई डिफरेंस नहीं है उनमें कि आप ये समझें कि बहुत कोई 180 डिग्री का कोई फर्क है, या ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ कि कर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हम अपने स्टूडेंट को सेकंड ईयर में डिस्पेंसिंग, अब ये डिस्पेंसिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हम इसमें कोई ऐसी डिटेल दिया करते थे कि जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए जरूरी है। अब मतलब हर कंट्री की अपनी डिमांड्स होती है कि वो किस तरह से अपने स्लेबाई को लेके चलते हैं। हमारे तो यहाँ थोड़ा सा रिवाज है ना कि हम कंट्रीब्यूट किए बगैर हम शिकायत करते हैं। और अब तो खैर ये जो क्रिटिसिज्म है ये अब्यूसिव भी हो गया सा, मतलब यंग लोग कहेंगे जी कि ये लोग तो सांप हैं, ये तो ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। अब मैं एक फार्मासिस्ट बनाऊं जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, तो आप आगे जॉब ना हो तो डिप्रेशन होगी कि नहीं होगी। हम अपने पाकिस्तान के जो वो ये है कि अगर इंडस्ट्री जॉब निकाले तो हमारा फार्मासिस्ट अकोमोडेट हो जाए, अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब है वहाँ अकोमोडेट हो जाए, अगर उसकी कोई रेगुलेटरी तो वो अकोमोडेट हो जाए। तो हमारे स्लेबाई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमने स्पेशलाइजेशन नहीं की। अभी आपने जैसे सवाल पूछा ना कि कैसे क्या डिफरेंस है, तो अब हम कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, बाहर के कंट्रीज में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में हम एक फार्मासिस्ट को एज ए रेडियो फार्मासिस्ट ट्रेन करके, उसने जी बहुत स्पेशलाइज हो गया है, रेडियो फार्मेसी पढ़ ली है, उसके लिए जॉब क्या है। तो हमें ये सारे ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ता है। इस हवाले से जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। मतलब अब मैं जरूरत असल में है इस बात की कि हम अपने स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाएं। सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, जैसे पिछले सालों में बहुत से
फार्मासिस्ट इंडक्ट हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर हम अपने स्टूडेंट को ट्रेन करें, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट है, जो फील्ड आपका न्यूट्रिशन, इसमें हम ट्रेन करें अपने फार्मासिस्ट को, क्लिनिकल फार्मेसी में, कंप्यूटेशन में, फॉर्मुलेशन डिजाइन में, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में, एनालिसिस में, तो ये बाहर की कंट्रीज में थोड़ा सा इस हवालों से भी सिलेबस के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो हमारी चूंकि ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो लेकिन ये कि हम अपने उन ग्राउंड रियलिटीज को मैच करने के लिए, वैसे बाय द वे मैं मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे सिलेबस बनाने का मौका मिला हो, एक्सेप्ट वंस एक दफा इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में थे, तो उसमें कंप्यूटर की थोड़ी बहुत फील्ड में आना शुरू हुआ। तो हमारे सीनियर डॉक्टर महमूद साहब, हमने एक दफा बैठ के सोचा कि हमें कंप्यूटर अपने स्टूडेंट को जरूर बताना चाहिए, तो ये सिलेबस में होना चाहिए। तो हमने बैठ के एक अपना सिलेबस बनाया, और एक हम कंप्यूटर का एक प्राइवेट कॉलेज था जिससे हमने बात की कि अगर आप हमारे स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग दे दें, ये जो हमने सिलेबस बनाया है, तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। तो सरप्राइजिंगली वो बंदा चूंकि इस्लामी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, तो उसने कहा जी मेरे पास अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा आएगा और आपके डिपार्टमेंट से आएगा तो हम उसको इतना कंसेशन देंगे। और वो जो कंसेशन हमें उन्होंने बताया था वो बहुत रीजनेबल था कि जिसमें बच्चे जो है वो कर सकते थे। तो ये एक हमें मौका मिला, और सरप्राइजिंगली जब ये कंप्यूटर ऐड हुआ तो मोर और लेस वही सिलेबस था जो हमने डिजाइन किया था फार्मासिस्ट के लिए। तो से ये भी कोई, मैं इस वक्त कहता हूँ कि एट पार है। बहुत सी चीजें हमने बेसिस उन्हें बताई होती हैं। हमारे बच्चे क्यों ऑस्ट्रेलियन एग्जाम जो है वो पास कर लेते हैं, क्यों कैनेडियन एग्जाम जो है पास कर लेते हैं, यूएई के एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उसकी रीजन ये है कि ये बिल्कुल कैपेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये एक बच्चा अगर ये कहे कि मैंने पढ़ा नहीं, मेरे नंबर इतने हैं ऐसे, और अब मैं ये, हो सकता है उसके लिए प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अगर किसी ने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, अंडरस्टैंड किया हो, चीज़ों को कॉन्सेप्ट लिए हों, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फर्क है बाहर से और हमारे फार्मासिस्ट में, इक्वली कैपेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि आपने कभी आपको कभी मसलन जो फार्मेसी का सिलेबस है उसमें बनाने का कभी टाइम नहीं मिला, तो एक आपने कंप्यूटर कोर्स आपने जब इस्लामिया यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करवाने का टाइम मिला, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो इसी से रिलेटेड सवाल है कि आजकल जो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन सिस्टम तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो वर्चुअल हो गया। तो आप उसका कैसे कंपेरिजन करते हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम इफेक्टिव है और इसको मजीद कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है? अभी तो बहुत सारी ऐसी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जब ये डिस्कशन हो रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज असल में ऐसी कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं उनमें से मेजोरिटी तो ना कहें, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूर पार रहते हैं, तो उनके पास शायद नेट की फैसिलिटी ना हो। तो उस हवाले से टीचर्स के बारे में, इसके बारे में यही कहते थे कि ये फिजिबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो ये वाकई कन्विंसिंग बात है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, वो तो डिप्राइव होगा और वो डिप्रेस भी होगा कि बाकी मेरे क्लास फेलो जो हैं, जो लाहौर में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, वो तो क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये मौका नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली ये एक बात है ऐसे जो कि सोचने वाली, और इसके ऊपर सोचा भी गया। फ्रैंकली मैं ये बताऊं कि हम उन लोगों में शामिल थे जो कहते थे जी ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। उसकी रीजन ये थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है इस वक्त अच्छा है, मतलब केटर कर रहा है एजुकेशनल नीड को। मैंने कभी बुरा नहीं कहा, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी चूंकि उनकी जो नंबर है वो लिमिटेड है,
वो बहुत सारे स्टूडेंट को केटर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत से लोगों को केटर कर सकता है मिल मिला के, तो ये एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन ये है कि मैं ये समझता था कि अब अगर आप कंपैरिजन करें पंजाब यूनिवर्सिटी को विद एनी न्यू फार्मेसी इंस्टीट्यूट इन प्राइवेट सेक्टर, तो हमारे पास तो जनरेशन का एक्सपीरियंस है। हमारे सारे टीचर पीएचडी हैं। अब पीयू जो है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहा, और प्राइवेट सेक्टर वाले क्लासेस कर रहे हो, तो ये इम्प्रेशन कैसा पड़ता है। यही लॉजिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मीटिंग में कही कि हमें हर हाल में करना चाहिए। हमें दो चीजें करनी चाहिए। एक तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दें, दूसरा है कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए पीटीसीएल को या जो बॉडीज हैं कि वो किसी तरह से इंटरनेट फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करें। बल्कि हमारे तरफ से तो ये भी लिखा गया कि या ये मुतालबा किया गया कि अब ये रेट चीपर कर दिए जाएं, ताकि ब्रॉड लेवल पे जो है ये या ग्रॉस लेवल पे हम ये कर सकें। तीसरी चीज हमने ये सोची कि जो बच्चे किसी भी वजह से डिप्राइव रहे हैं, जो मैं कहेंगे कि हम क्लास नहीं ले सके, हम कोई पेनलाइज नहीं करेंगे जो क्यों नहीं ले सके। अगर आप आए, अल्लाह खैर करे, ये कोई लंबी ड्यूरेशन कोरोना वायरस, अल्लाह ताला में निजात अता फरमाए, वक्त आएगा हम अपने बच्चों के लिए आज हम क्रैश क्लास ले रहे हैं आपके साथ। आप हमें बताएं क्या चीज समझ नहीं आई, हम अवेलेबल हैं, हम उनके लिए क्रैश क्लासेस ले लें। लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस ना लें। इसलिए ना लें कि चंद एक जो लोग हैं वो नहीं ले सकते। अगर उनको हम इस तरह से सेटिस्फाई करते हैं कि हम आपकी क्लासेस, जब ये क्राइसिस ओवर होगा तो हम आपकी क्लासेस लेंगे, उनको क्रैश का नाम दे दें, उनको कंपनसेटरी का नाम दे दें, लेकिन ये करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो लोग थोड़ा कहते थे कि ये मुश्किल है, नहीं हो सकता, अप्रिशिएटेड कि आपने बहुत अच्छा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ हमारे बच्चे कहीं भी ये फील नहीं करेंगे कि हम कहीं किसी से कम हैं। जो असल मोटिव था, एक तो उन स्टूडेंट को एंगेज रखना, और आप मतलब खुश होंगे कि हमने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनको एंगेज रखा। जो चंद एक लोग मिस हुए उनको भी किसी ना किसी हवाले से मतलब कभी ईमेल कर दी किसी को, कोई ऐसा हम अरेंज कर सकते हैं, और उनके लिए हम अवेलेबल हैं क्लासेस लेने के लिए। इंशाल्लाह जब ये हालात ठीक होंगे, एग्जाम से पहले हम अपने बच्चों को ये ये हम कंपनसेशन करेंगे, कंपनसेटरी लेक्चर लिए जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूरी था। और ये भी मैं बताता हूँ कि ये मैं एक स्टेटमेंट कहीं से सुनी थी कि शर से खैर निकलता है। मतलब जितने भी शर हैं उनसे अल्लाह ताला खैर भी निकालता है। आप ये देखें कि ऑनलाइन जो है जिनको नहीं भी आता था समझ आ गई, जूम की समझ आ गई, गूगल मीट की समझ आ गई, माइक्रोसॉफ्ट टीम का समझ आ गई, सब लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ी लर्निंग है, और इससे बहुत सी कैपेबिलिटीज जो हैं वो निखर के अब आई हैं। मतलब मैं बताता हूँ कि अब जो जोग्राफिकल डिस्टेंसेस हैं, या किसी का किसी अपने घर में होना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। आप जिससे मिलना चाहें, जिससे डिस्कस करना चाहें, जिससे बात करना चाहें, अब आपको मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आना पड़ता, हुँ, हुँ, हुँ। मुझे आपके पास नहीं जाना पड़ा। हम जोग्राफिकली वी आर सिटिंग वेरी अपार्ट, लेकिन ये कि हम आपस में बात ऐसे कर रहे हैं जैसे सामने बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक बेस बनना। मैं मतलब आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग, मतलब अल्लाह रहम करे, ये क्योंकि पब्लिक होना है तो कई लोगों ने कहना जी मैं कोरोना को ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि एक शर से अल्लाह ताला ने ये खैर निकाली। अल्लाह ताला ही फरमाते हैं सर कि हमें बहुत सी चीजें समझ आई, वो लर्निंग हुई। हम आपको मैं बता दूं कि कुछ एज तक जो टीचर्स हैं उनको ये अगर नहीं पता था तो वो मोबाइल लेके फिरते हैं हर वक्त, वो टैब या लैपटॉप। ये तो अगर हम कोई ऐसा इवेंट रखे जो कि
अवेलेबल हो उनको न्यूज प्रैक्टिस इस तरह से बनानी चाहिए कि एक आधी एक्टिविटी महीने में हमें ऑनलाइन करते रहना चाहिए जब ये क्राइसिस ओवर भी हो जाए। जी जी, बिल्कुल ऐसे कहा कि ये जो आजकल जो कोविड-19 की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिल गई जो कि आम हम रूटीन लाइफ में नहीं सीख सकते थे। मतलब जो आपने बात की जी कि ज़ूम, तो हमने वो टेक्नोलॉजी गूगल मीट का पता चल गया, गूगल मैप का पता चल गया, और हमने बहुत लोगों के ना बहुत करीब आ गए। हम फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया। फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स आए, उन उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, इसी वो शर की वजह से हम कहेंगे। आपने जैसे कहा कि शर से भी खैर निकलती है, उसी से ये सारी चीज़ें निकली हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि आपने जब एज़ अ प्रिंसिपल जॉइन किया, तो क्या नए प्रोजेक्ट्स आप यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मुतारफ़ कराने का आपका इरादा है? जैसे कि आपने एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी शुरू किया क्वालिटी बाय डिज़ाइन का, उसका रिस्पॉन्स कैसे मिला और फ्यूचर में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, यानी कि हम तो इन चीजों को क्योंकि देखा है, करीब से देखा है कि उन लोगों ने, हर बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, हर हर हेड ने कंट्रीब्यूट किया, और जिस हालत में हमें देखे गए, हम उससे आगे ने का मैं आई एम एप्रिल बहुत अच्छा इमेज था उसका, लॉन्ग लॉन्ग उसमें बहुत रिसर्च थी, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, बहुत सी चीजें थी। लेकिन जब हमें ये मौका मिला, तो हम ये समझते थे कि एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च जो है उसको भी पैरेलल चलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो एक से एक बढ़ के, और मैं ये अक्सर बात मेरे, बल्कि ये अब भी मैं रिपीट समझी जाएगी कि मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। मैं कहता हूँ हमारे जो कॉलेज में 3 जनरेशन हैं इस वक्त, अब ज्यादा हो गई होंगी। हुँ, हुँ। मतलब एक जनरेशन है, उसके आगे टीचर स्टूडेंट्स हैं, उसके आगे स्टूडेंट हैं, उसके आगे, मतलब इतने कुलीग्स में हर कोई ऐसे चेन है, एक एक टीचर दूसरे का टीचर है, वो उससे दूसरे का ऊपर वाले का टीचर है, वो एंड सो ऑन। मतलब अगर आप डॉक्टर नवाज़िश हुसैन साहब से चलें, और एंड हमारा डॉक्टर इजाज, अल्लाह ताला उन्हें भी पीएचडी की डिग्री अता फरमा दे, क्योंकि थीसिस उनका जमा है। डॉक्टर इजाज और डॉक्टर नूरीन ये जूनियर हैं, डॉक्टर इब्रार हैं कगनोजी के। तो आप ये देखिए कि ये सारे, मतलब टीचर दर टीचर ऐसे करके, या समझे स्टूडेंट दर स्टूडेंट दर स्टूडेंट। तो ये जनरेशन जो है ये, अ, अगर ये कुछ भी ना बोले तो मेरा ख्याल दे कैन कम्युनिकेट नॉलेज, मतलब ये जनरेशन का ये फायदा है। दूसरा ये है कि जैसे अब आप कहते हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि कुछ चीजें आप, मतलब मैं बहुत ज्यादा, जब मैंने इनिशियल टाइम पे, तो मुझे यूं लगा कि मुझे डिजिटलाइजेशन जो है वो करनी चाहिए, ताकि हम एट पार जो है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के एट पार आ सकें। दूसरा, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमारे कंपिटिटर्स कौन कौन है। ये भी एक इमेज है कि लोग कहते हैं हमारा कोई कंपिटिटर नहीं है, ये समझना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे फिर आप ग्रो नहीं करते। आप कहते हैं आपका ये कंपिटिटर है या ये पोटेंशियल कंपिटिटर है, अब आपने क्या करना है। तो मुझे मुझे देखा कि मैंने ये देखा कि कई चीजें जो है वो करने वाली हैं। तो जैसे मैंने अभी ये कहा कि मैंने डिजिटलाइजेशन की तरफ काम किया, और मैंने अपना जो एडमिशन है उसको ऑनलाइन किया, और एक वेब पेज जो है अपना, इससे पहले पीयूसीबी का वेब पेज नहीं था, फिर लोगों ने प्राइवेट तो बनाए हुए थे लेकिन ऑफिशियल ही नहीं था। अब हमने इसको ऑफिशियल वेब पेज जो है वो डेवलप किया उस वक्त में।
एडमिशंस किए और हमने अपने लेक्चर थिएटर्स को मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब कहता हूँ मैंने रिन्यू कर किए, मैंने उनको रेनोवेट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ चीजें पहले से स्टार्ट हो गई थी, हमने उसको आगे कंटिन्यू किया। और या मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी उसने नहीं किया फलाने नहीं, ऐसे बात नहीं है। एक है कि आपके पास फंडिंग जब थी तो आपने रीजनेबली कहाँ स्पेंड करनी है। एक वक्त है कि एक फंडिंग आपके पास इतनी सरप्लस है कि आप अपने क्लास रूम्स को डेवलप कर सकें। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भी पूछना है कि हर्डल्स क्या है। हर्डल ये आते थे कि जब हम आइडिया, जब आप आइडिया देते हैं, तो ये मैंने बल्कि इसके ऊपर एक कार्टून भी बनाया कि जब आप कहते हैं जी प्लान बी है, तो जो लोग हैं ए वाले हैं वो अगेंस्ट होंगे। आप कहते हैं चले ठीक है जी, जो प्लान ए है वो चूंकि ठीक नहीं है, अब हम बी की तरफ चले जा रहे हैं। जब वो बी की तरफ शिफ्ट होंगे तो ए वाले अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये नहीं कि मीन टू से कि एनी आइडिया जब आप देंगे तो उसमें मतलब एटलीस्ट दो राय जरूर होंगी। कुछ लोग कहेंगे ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ठीक। तो लेकिन ये होता है कि अब आपने ये देखना है कि क्या आप इस चेंज से 10% बेनिफिट ले रहे हैं या इससे ट्रिमेंडस बेनिफिट मिलेगा। अब मैं मिसाल देता हूँ कि जब हम लेक्चर थिएटर 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो बहुत से लोग कहते ये हेरिटेज है, इसमें जो है ये होना चाहिए, ये लकड़ी के बेंच हैं और इस तरह। अब मैं ये कहता था कि इसकी कैपेसिटी 80 स्टूडेंट्स की है। अब हम अगर लेना चाहें 200 स्टूडेंट तो हम क्या करें। आपको मैं बताऊं कि हम इस बिल्डिंग को छेड़ नहीं सकते, इंटरनली हम कुछ कर सकते हैं। तो अब हम कोई और रूम तो बना नहीं सकते थे। तो डॉक्टर मुबशर भट्ट साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे, तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे भी इन्वॉल्व किया हुआ था। तो मुखालफतें ये आती थी, मैं कहता सर ये देखिए कुछ बेंचेस हैं उनमें अब बैठा भी नहीं जाता, मतलब उसमें उसके कील निकले हुए थे, कुछ थोड़ा सा आप इसको रिपेयर कराएंगे, एक्सपेंडिचर होंगे। तो ये एक लर्निंग एनवायरनमेंट उस तरह से नहीं है, क्योंकि अब जो नई जनरेशन आप समझ रहे हैं कि आर्ट लविंग कुछ चांदे के लोग होंगे जो कहेंगे जी ये बहुत खूबसूरत लकड़ी का ये बना हुआ है, कैपेसिटी कम है, हम नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इसकी जो शहर है हम उसमें मुब्तला रह के पढ़ना चाहते हैं। तो ये कितने के लोग होंगे। तो हमने फिर मेजर ये डिसीजन किया कि अगर आप कॉन्फ्रेंसेस कराना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन लेक्चर्स लेना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को बूस्ट करना चाहते हैं, मतलब मैं अपने इंस्टीट्यूट से सिंसियर हूँ। मैं क्यों चाहूँ मेरा एक बच्चा जब वो किसी और इंस्टीट्यूट में जाके कहे जी वहां तो लेक्चर थिएटर इतने खूबसूरत हैं सर। तो हमने ये समझा कि हमें एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छी देनी चाहिए अपने स्टूडेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको किया, हमने लर्निंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेके आए। मतलब अब LR1 है, LR4 है, हमने अभी LR3 को नहीं किया, अभी हमने LR2 को नहीं छेड़ा, क्योंकि उसके पीछे हमारा ये एक पूरा फुल फ्लैज बिल्डिंग की एक ख्वाहिश है, जो कि हमने थोड़ा सा मैप बनवाए और मतलब उस पर काम शुरू है, जिसकी वजह से हमने उनके ऊपर एक्सपेंडिचर अभी नहीं किया। लेकिन अभी हमने कुछ चीज़ों को प्रेजेंटेबल किया। एक बात तो ये की, दूसरा ये कि हमारे पास बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट लिए गए थे जो कि बड़े कॉस्टली थे, लेकिन उनको उनको हमने कहा इनको अब यूज़ करना है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा एमफिल का एक प्रोग्राम चलते चलते बंद तकरीबन हो चुका था, हमने उसके ऊपर रिवाइव करने की कोशिश की। हमने पीएचडी जो 2013 तक पीएचडी है, स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें 8 से 10 लोगों ने पीएचडी की सिंस 1947 टिल 2013। 8 या 10 लोग हैं। लेकिन 2013 से लेकर 20 तक यानी कि 7 इयर्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह को 30 अबव पीएचडी जो है वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। और पिछले साल 2019 में हमने 5 पीएचडी प्रोड्यूस किए विद क्वालिटी। मतलब ये नहीं अब मतलब कोई लोग हमें देखो क्रिटिसिज्म तो राइट है ना, किया जा सकता है कि इनका इसका फायदा क्या है। मैं इसका फायदा क्या है,
आप 2013 से पहले देखें तो देखें, मैं वाहद वो बंदा हूँ जो मैं कहता हूँ कि मैं मदर इंस्टीट्यूट से, क्योंकि मेरी बिलोंगिंग है, मेरी यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मेरा जहन भी मेरा यानी कि मैं बड़ा सोचता हूँ। जितने भी इंस्टीट्यूट है, मेरी मुखालफत नहीं है, वो मेरे लिए मतलब एक मोहतरम है, क्योंकि दे आर इम्पार्टिंग टीचिंग, वो फार्मासिस्ट बना रहे हैं, और मैं एज ए फार्मासिस्ट वेलकम करता हूँ। और मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी कभी बुलाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, और हमारा कॉपरेशन फुल्ली कॉपरेशन अवेलेबल है उनके लिए। तो मैं जो बात असल में करना चाह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि पीएचडी का फायदा क्या हुआ, मैं वो बताता हूँ कि एक वक्त था कि जब कहते थे जी जॉब है, पीएचडी बंदा चाहिए, पीयू का बंदा अवेलेबल नहीं है। तो क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी पीयू में हमें पीएचडी नहीं करानी चाहिए? क्योंकि उसमें जो मुखालफत थी वो ये थी कि जी क्वालिटी नहीं है पाकिस्तान में। तो मेरा व्यू, हमारा व्यू ये था कि क्वालिटी जो है वो आ जाती है जब चीजें बनना शुरू होती हैं तो आती है। पहले आप कभी क्वालिटी तो टेस्ट करने हैं ना, आपने एक चीज प्रोडक्ट बनाई नहीं तो आप टेस्ट कैसे करेंगे? आप करें तो सही। तो लकीली जब हम मलेशिया से पीएचडी करके वापस आए, तो कुछ टीचर्स हमारे ही कुछ कुलीग्स थे जो रजिस्टर्ड तो थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। हमने उनको मोटिवेट किया कि हम आपको करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप पीएचडी करें, स्टार्ट करें। अल्लाह के फजल से मतलब हमारी कुलीग हैं जैसे डॉक्टर आबदा हैं, इन्होंने पीएचडी की, ये पहली पीएचडी थी हमारी। इन्होंने जब की तो उसके बाद ये फर्स्ट रेन साबित हुई। और इसके क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कि पीएचडी जब हम करते हैं तो हम किसी जर्नल में पेपर पब्लिश करते हैं, कोई क्वालिटी होगी तो पेपर पब्लिश होगा ना। तो इस पे भी लोग अब कहेंगे जी पैसे दे के पब्लिश हो सकते हैं, तो फिर अगर बाकी पैसे दे के करा रहे हैं तो हमें फिर क्यों मना करते हैं कि हम ना करें? मतलब हमें करने था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इज ए मदर इंस्टीट्यूट, और इसमें पीएचडी ना हो, तो ये जब हम आइडिया देते थे तो उसमें क्वालिटी की वजह से डराया जाता था कि क्वालिटी नहीं। लेकिन अल्लाह की वजह से मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकली इज एन इंडिकेटर फॉर परफॉर्मेंस और इंडिकेटर फॉर क्वालिटी। ठीक है। अब देखिए, एनआरपीयू की ग्रांट्स हैं, हमारे पास रिसर्च ग्रांट्स हैं, हमारे टीचर इन्वॉल्व हैं। कभी अल्लाह ताला हम पे ये करम कर दे कि हम प्रोडक्ट भी बना लें, कि यूनिवर्सिटी में बेसिक रिसर्च जो है वो अभी तो बेसिक रिसर्च जो है वो कुछ प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च भी है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ है प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च? मतलब अभी लोग आपसे पूछेंगे आप इतने ही हैं तो कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बना ली? तो मतलब ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये ग्राउंड रियलिटीज को अंडरस्टैंड किए बगैर, मतलब मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में इस वक्त कोई ऐसी लैब नहीं है जो इस स्टैंडर्ड की हो कि मैं अब मेरे वर्कर में आई मीन मेरे स्टूडेंट मेरे टीचर प्रोटेक्टेड रह के काम कर सकें। मतलब ये डिपेंड करता है ना, मतलब हो सकता है पंजाब यूनिवर्सिटी की किसी और लैब में ये हो, लेकिन मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है। क्या मतलब मैं अपने स्टूडेंट को ये एक्सपोज कर दूं जी ये कोविड-19 का जो है वो वायरस है, इस पर आप रिसर्च शुरू कर दें? ये कुछ चीजें टाइम रिक्वायरिंग होती हैं और उसके लिए कुछ फैसिलिटीज जो हैं वो दरकार होती हैं। तो अब भी ये नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए चीजें रेडी करनी पड़ती हैं, और इंशाल्लाह हो सकता है वो वक्त आ जाए कि हम ये चीजें जो है वो कर लें। तो लेकिन ये है कि अल्लाह के फजल से जो आपका सवाल था वो ये लंबी डिस्कशन चलेगी, क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ उन चीज़ों पे। मैं जी। जब बताता हूँ तो बहुत सी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। लेकिन ये कि विद थैंकिंग ऑल माय एंसेस्टर्स इन ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिन्होंने हमें ये इस हालत में दिया कि हम इससे आगे बढ़े। मेरे बता पीआईडी प्रोग्राम, मतलब जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसमें हमारा भी बहुत कंट्रीब्यूशन इस तरह से जाता है कि हम हमारे कुछ सालाना 60 के करीब, मतलब एवरेज है 60-70 पेपर्स जो है इन इम्पैक्ट फैक्टर वो पब्लिश होते हैं। एमफिल प्रोग्राम इज वेरी रेगुलर, जिस मंथ एडमिशन होता है उसी मंथ
2 सालों बाद लोग फारग होते हैं। पीएचडी में हमें हर्डल्स ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज इम्प्रूविंग वेरी मच फास्टली। और अब हम मतलब आज एक पीएचडी का वाइवा हुआ, अब हमारे और पाइपलाइन में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोडक्शन भी बड़ी, और जाहिर है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये किया हमने। डिजिटलाइजेशन जो मैंने बताई वो हमने किया। हमने अटेंडेंस सिस्टम को इम्प्रूव किया। आपको याद हो कि कुछ लोग जब सप्लीमेंट्री यानी कि उनकी सप्ली आ जाती थी तो वो आउट हो जाते थे। हमने उनको यानी कि अब हमने एक ऐसा अटेंडेंस सिस्टम डेवलप किया जिसमें वो स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी उनकी अलग लिस्ट है, वो स्टूडेंट जिनकी सप्लीमेंट्री उनकी अलग है, और हम उन सारों को लेके आते हैं ऑन बोर्ड, उनको हम पढ़ाते हैं। और एक फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की पिछले सालों में क्रैश लेक्चर्स के नाम से। वो लोग जो अटेंड नहीं कर सकते, कोई किसी वजह से नहीं समझ आई कोई किसी टॉपिक की, तो वो हमसे दोबारा वो लेक्चर ले सकते हैं। तो वो हमने अपने डिफरेंट टीचर्स को उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो उन्होंने किया। हमारे के न्यू फ्लैग्स हैं रिसर्च में, मतलब इज नॉट ओनली फार्मास्यूटिक्स, इज नॉट ओनली फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बल्कि हमने जो लेटेस्ट हैं जैसे पीबीपी के मॉडलिंग है, लेटेस्ट है। हमने जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज हैं हर्बल, हमारी जो बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन की जो वो है, हमने इन चीज़ों को काफ़ी हमने इम्प्रूव किया है। और नए फ्लैग्स जो हैं हमने वो लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन बातों की एप्रिसिएशन जो है वो करते हैं। तो दूसरा कोई नए कॉन्सेप्ट भी दिए, मतलब एक प्रोमिनेंट है के ड्राइव के नाम से, जो हम मुख्तलिफ स्टूडेंट को जो सिलेबस में तो वो शामिल नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि ये बच्चों के लिए अहम है। लाइक जैसे प्रोफेशनलिज्म पे कोई पर्टिकुलर लेक्चर या सिलेबस का कंपोनेंट नहीं है, तो हम इसके बारे में कोई देना चाहें, हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बताना चाहें, तो ये सिलेबस में नहीं है। तो हमने के ड्राइव, नॉलेज ड्राइव के नाम से शुरू किया, और इसमें हमने ये कहा कि हर महीने में कम से कम 2 या 3 इवेंट इसके जरूर होंगे। इसका एक सेपरेट इंचार्ज है। काउंसलिंग, हमने एक स्टूडेंट काउंसलिंग का एक सेक्शन जो है वो डिजाइन किया। फिर हम एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं बड़े अरसे से, प्रैक्टिस सिम के नाम से, प्रैक्टिस सिम यानी कि प्रैक्टिस सिमुलेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि लेट्स से एग्जांपल है इंडस्ट्रियल फार्मेसी हम पढ़ाते हैं, तो हम प्रोमिनेंट लोगों को बुला के, जैसे टैबलेट में नाम है कई फार्मासिस्ट के, हम उनको बुलाएं, वो लेक्चर दें, और फिर इसी लॉट को हम उस इंडस्ट्री में भेजें। और वही जो टीचर हैं, मेंटर जो हैं या परसेप्टर हैं, उनको बता रहे हो कि इसको ऐसे, ये प्रोसेसिंग है टैबलेट की, इस तरह हम करते हैं, ये चीजें सारे लवाजमात उनको जो है वो बताएं। तो हमारा एक सेशन है जिसमें हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को क्वालिफाई किया, और उसकी रीजन ये थी कि हमने ये थोड़ी सी एक्टिविटीज उनके लिए कर रखी थी। दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इनटेंजिबल प्रोग्राम्स होते हैं जो नजर नहीं आते। जैसे अब हम अपने बच्चों को ओरिएंटेशन में देते हैं, ओरिएंटेशन में उनको फर्स्ट ईयर में, तो उनको हम बताते हैं कि अब ये देखिए, ये बिल्कुल इंटेंजिबल बात है। हम कहें जी क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या, और इनका रिलेशनशिप क्या, और आपको क्या बेनिफिट होगा, आपने इनसे क्या क्या पढ़ना है। तो ओरिएंटेशन जो फर्स्ट वीक है, उसमें हमारे ये डिफरेंट सेक्शन हेड जो हैं वो अपने अपने प्रोग्राम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब ये इनटेंजिबल है, लोगों को नहीं नजर आता, लेकिन ये एक हमने शुरू किया था माई माई हिस्ट्री के नाम से, एक जिसमें हमने कुछ जो चीदा चीदा लोग हैं उनको बुला के, तो उनका बस ऐसे हमें अपनी स्टोरी शेयर करें। वो जो प्रोमिनेंट, जैसे अब हमारे कई प्रोमिनेंट फार्मासिस्ट हैं, वो आगे जब स्टोरी शेयर करते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर एक वर्ड जो है या एक स्टूडेंट मोटिवेट हो जाए कि मैंने इन जैसा बनना है, तो ये हमारी सक्सेस होगी।
ये एक बड़ी अहम चीज है कि इस वक्त हमारे बच्चे अगर किसी और इंस्टीट्यूट को विजिट करें तो डिप्रेस हो जाएं। उनको ये जहन में डालना कि यू आर द प्रोमिनेंट पर्सन, आप एक खास लोग हैं, आप जो है, और ये नहीं कि मतलब आप अपने को बस तकब्बर करें और समझे हमसे बेहतर कोई नहीं, ये नहीं, लेकिन आप कुछ हैं, आपने हेल्प करनी है लोगों की, और आप में बहुत सी चीजें पोटेंशियल हैं, और आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लवेबल फ्रॉम ऑल एंगल, PUCP लवेबल फ्रॉम ऑल एंगल्स। हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें बच्चों को सिर्फ फोटोग्राफी कंपटीशन, मतलब मैं ये समझता था कि जब ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फेसबुक में मैं ये देखता था कि कई बच्चे अपने ही टी स्टूडेंट हैं PUCP के, तो वो कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं करते, वो मेजोरिटी थी। जब हमने, मतलब मैंने डायरेक्ट मना नहीं किया क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमने नहीं रोका, लेकिन हमने कुछ चीजें बताई जैसे लवेबल, इस चीज को जरा प्रमोट किया। मैं फेसबुक पे कई दफा मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन जो बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी की पिक्चर लगा के कॉलेज ऑफ फार्मेसी की उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करता तो मैं 10 गुना ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कई दफा कहता हूँ ये मेरा ख्वाब था जहां मैं आया। अभी मैंने आपको भी बताया ना कि मैं ख्वाब देखता था कि मैं MPhil यहाँ से करूंगा, तो मैंने इस तरह गैर महसूस तरीके से, और मैंने देखा कि इसका ये फर्क पड़ा कि आफ्टर फ्यू मंथ्स वो जो नेगेटिव कमेंट्स वो बहुत कम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मतलब पर्सनल कई लोग कई दफा करते हैं, लेकिन ये है कि हम सुनते हैं। मेरे पास कोई हमें ये प्रॉब्लम है तो हम उनकी बात को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उस उनके प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करें। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर जवाब नहीं रहता कि आप इसको पब्लिकली, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट है वो अपनी बुराइयां खुद से करना शुरू कर दे तो उसको कोई परचेज नहीं करेगा। तो जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बुरा कहते हैं तो इसका मतलब ये एक फाल्टी प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये गैर महसूस तरीके से ये कुछ चीजें हमने की। और हमने कुछ नए प्रोग्राम शुरू किए, जैसे कंटिन्यूअस एजुकेशन लाइन मैंने खुद शुरू किया, और ये अभी सेकंड कोरोना की वजह से हम उसको क्लासेस शुरू नहीं कर सके, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सक्सेस की पहचान ये है कि हमने नेक्स्ट एक सेकंड सेशन इसका शुरू किया। हमारे पास कई कई और प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जो हम कुछ तो अप्रूव्ड हैं, आपको पता है कि बॉडी से गुजारने पड़ते हैं, कुछ तो अप्रूव्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ हम मजीद कर रहे हैं। जो ही हमारे पास ज्यादा, अब हमने और टीचर भी हायर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ही हमारे पास इतना एक बेस बन गया तो हम इंशाल्लाह इनको एट ए टाइम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने किया है। तो फ्रैंकली जब मैं कुछ बताता हूँ तो बहुत सी चीजें मैं भूल भी जाता हूँ कि हमने ये भी किया, लेकिन ये है कि असल में ये कोई इस तरह से फख्र की बात ऐसे नहीं कि मैंने ये किया, ये हमारी ड्यूटी थी कि हम इसको कुछ करते। तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि हमने कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम ये कर सकें, और अल्लाह ताला हमें और स्ट्रेंथ दे कि हम और चीजें करें। अब जो फ्यूचर में हम ये सोचते हैं, एक तो बड़ी ख्वाहिश है कि हम एक फार्मेसी कॉलेज अपना या इंस्टीट्यूट जेहलम कैंपस में हम शुरू करें। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जेहलम कैंपस है, वहाँ या गुजरांवाला में किसी एक में। और एक ख्वाहिश है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एक और सेक्शन जो है वो न्यू कैंपस में भी ओपन करें। उसकी रीजन ये है कि एक मेडिकल फैकल्टी बननी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज बनना है, एक हॉस्पिटल क्या प्लानिंग है, तो हम ये चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में जो एक आइडियल फार्मेसी का रोल है वो हम किसी तरह से अंडर फार्मेसी उसको हम कर लें। और वो प्रिंसिपली एग्रीड भी हैं बाकी लोग जो हायर अथॉरिटीज हैं, तो एक वो हम करना चाहते हैं। एक हम इंडिपेंडेंट, मतलब कॉलेज में नहीं,
एक बायोइक्विलेंस सेंटर का हमारा प्रोग्राम, ये वो बातें मैं बता रहा हूँ जो अभी इस वक्त चल रही हैं चीजें, मतलब हो सकता है हम इन फ्यूचर हम इसको जो है वो कर सकें। दूसरा ये है कि अ, हम ये चाहते हैं कि कुछ और रिसर्च के प्रोग्राम जो हैं उनको अगर हमें फार्मेसी काउंसिल जो है वो अलाउ करे, क्योंकि हम बगैर एचईसी के जी आप तो ये कर रहे हैं और ये कोई एतराज कर रहे हैं, हम वो नहीं करना चाहते। तो हम परमिशन के साथ कोई चीज़ें करना चाहते हैं, ज़हन में है। वो हम इंशाल्लाह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मौका मिला तो और अल्लाह ताला ने चाहा तो। जी जी सर, काफ़ी डिटेल में आपने बता दिया कि नए प्रोजेक्ट्स आप क्या लॉन्च करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। आपने बात की के सीरीज़ की, तो उसमें उसी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे 2 दफ़ा वहाँ पे आपने जो है ना प्रोफ़ेशन के पॉइंट, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चांस मिला कि आपने जो एक्सपीरियंस है अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ मैं शेयर कर सकूँ। वो मिला। आपने LR1 की बात की कि आपने उसको वो चेंज किया। वाक़ई जब हम एंटर होते हैं तो वाक़ई चलता है कि कॉन्फ्रेंस रूम टाइप है। पहले वो फटे होते थे, आपने सही कहा, तो उसमें वो अब तो इतनी कंडीशन बुरी है, वहाँ पे बैठने को दिल नहीं करता था। लेकिन वो आपने उसका जो नया स्ट्रक्चर बना दिया, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मैं कहता हूँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स है। मैंने कोई अलहदा सेमिनार रूम बनाने की वो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा आपके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स से अच्छा, एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी, जी। डॉक्टर इरफान, सॉरी डॉक्टर इरफान, जी, जी। मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। एक बड़ी अहम बात जो हमने की, डिपार्टमेंट को रेनोवेट किया, और ये रेनोवेशन कॉलेज के पैसों से नहीं की। ये हमें मतलब ये हमने मतलब ऐसे लिए कि मतलब बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज ही कि यूनिवर्सिटी से ही लिए हमने, लेकिन कॉलेज से नहीं है। ठीक है, एक हमने अपने इमेज ये देना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने स्टूडेंट को मतलब वी आर नॉट पुअर, मतलब मैं अगर हम अपने आप को ये तो उनको मैंने मैंने इन्हांस किया। मैंने कहा कि अगर एक टीचर को स्टूडेंट ऐसे देखेंगे, ऐसे ऑफिसेज को देखेंगे तो अच्छा इमेज नहीं पड़ेगा। तो मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टीचर को फुल फैसिलिटीज उनके ऑफिसेज में दी। इवन बड़े छोटे छोटे मामला थे, जैसे सरप्राइजिंगली एक पेन लेना है तो टीचर जाते थे एडमिन ऑफिस में और कहते थे पेन चाहिए, ये मार्कर चाहिए। मैंने कहा कि ये हर सेशन में टीचर को उनके ऑफिस में ये सारी चीजें स्टेशनरी मिल जानी चाहिए। तो इस तरह कई चीजें हमने अपने टीचर की रिस्पेक्ट को एनहांस करने के लिए की, ताकि उनकी रिस्पेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के दिल में भी रहे। तो ये कुछ चीजें हमने की, मैं असल में थोड़ा मिस कर गया था, तो मैंने कहा ये भी आपको बताना चाहिए कि ये चीजें जो है ना वो फिर मौका मिला तो हमने की। जी, अब आप बिल्कुल, पूछें, सॉरी जो आप पूछ रहे वो थे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब जो डिपार्टमेंट की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है। मसलन वो कहते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग तो चलो वो है ही है, लेकिन जो उसकी जो डिज़ाइनिंग है और आपने जो 2-3 लेक्चर रूम्स को जो कंडीशन चेंज की है, वाक़ई पता चलता है कि कोई इंस्टीट्यूट है और एक मदर इंस्टीट्यूट है। कि आप बात की प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने उनके जो लेक्चर्स आ रहे हैं बड़े लश-पश किस्म के होते हैं कि जब हमारा यहाँ का ग्रेजुएट वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे वो डिप्रेशन का शिकार ना हो कि मैं किस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आ गया हूँ। तो मदर इंस्टीट्यूट है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बात की कि नए कोर्सेज आपने वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फार्मेसी काउंसिल उनको अलाउ करती है कि नहीं करती। तो आप क्या समझते हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में उसका कितना किरदार है इसके कोर्स की रिवीजन के सिलसिले में या अपग्रेडेशन के सिलसिले में? मैं समझ नहीं पाया आपने पूछा क्या। जी, मैंने मैंने पूछा ये कि ये ओके। फार्मेसी ऑफ जी पाकिस्तान, काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, इसका क्या आप रोल समझते हैं कि इसके क्या रोल है इसके जो कोर्स रिवीजन के सिलसिले में या
तो आपने कैसे अपग्रेड करना है फार्मेसी प्रोफेशन को पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? देखिए ये मैं जो फार्मेसी काउंसिल है उसका जो रोल है उसमें रोल तो है, पर मतलब प्ले भी वो करते हैं दो के मैं हम ये समझते हैं ये, अब इसमें दो राय नहीं है कि इम्प्रूवमेंट तो हर जगह, मतलब देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर। मेरे इंस्टीट्यूट में भी हमारी हर एक्ट में, एक्शन में जो फैसिलिटीज है, असल में तो देखे ना वो कस्टोडियन है एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन पाकिस्तान, वो अपना रोल उस तरह से प्ले कर रही है। जैसे अब मैं बताता हूँ कि कोर्सेज रिवाइज करते हैं टाइम टू टाइम, पूरा अरेंज करते हैं वो, लेकिन अब ये क्वेश्चन के वो किसको पार्टिसिपेट, कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वो स्टेक होल्डर रियल होते हैं, क्या वो पढ़ाने वाले भी होते हैं कि नहीं, इस पे तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसने अपना रोल जो है वो प्ले किया है। दूसरा यह है कि अगर हम ये कहें कि फार्मेसी काउंसिल कोई रेगुलेट नहीं कर रही, मशरूम ग्रोथ है, ये थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि अब फार्मेसी काउंसिल जो है उसका काम, या पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट का काम क्या है। अब जैसे फार्मेसी इंस्टीट्यूट का काम ये है कि उसमें फार्मेसी के एडमिशन करने हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जी आप अपना रोल नहीं प्ले कर रहे, फार्मेसी फार्मेसी इतने ज्यादा हो गए हैं और आप अब एडमिशन बंद क्यों नहीं करते, अब एक तो हो सकता है कि वो अपनी नंबर ऑफ सीट, लेकिन वो कैसे करे, एक इंस्टीट्यूट की डबल कर लें, तो ये असल में यहाँ रेगुलेशन की थोड़ी जरूरत है। हमें ये देखना चाहिए, एक केयरफुल स्टडी करनी चाहिए कि कितनी नीड है और उसके मुताबिक चाहिए, नॉलेज के मुताबिक। पाकिस्तान में अगर स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है, जो कि हमने किया भी किसी हवाले से, कि बजाय आप जॉब सीकर क्यों बनते हैं, जॉब प्रोवाइडर क्यों नहीं बनते। मतलब अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स मिल के जॉइंट बिजनेस कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। मतलब आप एक कम्युनिटी फार्मेसी, अगर पाकिस्तान में कम्युनिटी फार्मेसी किस तरह से डेवलप हो, मतलब इस वक्त नो डाउट चेन स्टोर्स हैं, लेकिन वो बिजनेस करने वाले लोगों के हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स ये चाहें कि हम एक फॉर्म, जो कि अब ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन अगर ये ट्रेंड ज्यादा बड़े फूले तो शायद फिर हमें हमें ये एहसास नहीं होगा कि फार्मेसीज, नंबर ऑफ फार्मेसीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। फिर हमें एक लेवल आएगा, हमें लगेगा कि हम नंबर ऑफ फार्मेसीज, जो रियल नीड है, आइडियल नीड है, वो इतनी है, और इतने बेड पे अगर फार्मासिस्ट होता है तो फिर हमें, हम ये समझते हैं कि फार्मेसी के नंबर कम हैं अभी। लेकिन इसके साथ साथ जो फार्मेसी काउंसिल के काम जो है, मतलब इंटरफेयर तो हम नहीं करते, लेकिन सजेशन दी जा सकती है कि एक तो जब वो अप्रूवल दे तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब इंस्टीट्यूट अपनी वो रिक्वायरमेंट मीट करता है तो तभी वो परमिशन देते हैं। लेकिन कुछ कंप्लेंट्स हैं, जैसे मैं, मुझे थोड़ा सा मौका मिला हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कुछ इंस्टीट्यूट्स को देखने का, तो कुछ कंप्लेंट्स जरूर होती हैं। जैसे अब ये थोड़ा सा उन इदारों के लिए भी अच्छा नहीं जो ऐसे करते हैं, मतलब कई कभी हम सुनने में आता है कि जी वो लोग प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते, वो लोग हमें ठीक तरह से लेक्चर्स नहीं देते। मतलब हमें कई दफा रोल मिलता है कि जाके ये आप देख के आए, ऐसे होता है, लेकिन एज ए टीचर वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटर्स। ये तो जो अदारे हैं, जो उनके हेड्स हैं, उनको चाहिए कि वो खुद से, मतलब ये थोड़ा सा अंडर सेल्फ कंट्रोल अपने स्टूडेंट को पूरी वो जो नॉलेज देना है, जो प्रैक्टिकल कराने हैं, एक्सपीरियंस कराना है, वो कराने चाहिए, वो करवाने चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा देखने वाली बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 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 मेरा ख्याल, मतलब आप ये समझे कि रोल प्ले हो रहा है, लेकिन उसमें देयर इज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सही एक कह तो रहे मतलब हैं। ये भी देखा ना कि उसको कभी सरबराह जो है वो मतलब एडिशनल ड्यूटी वाला मिलता है। ठीक है, मतलब उसकी एडिशनल ड्यूटी होती है। कभी ऐसे परमानेंट कोई लेके आए जो अच्छे तरीके से फिर कोई काम भी कर सके।
बिल्कुल सही कहा कि जी। फार्मेसी काउंसिल जो हमारी काउंसिल है वाक़ई कुछ ना काम कर रही है कि मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि फार्मेसी उन्होंने स्टार्ट की, लेकिन वो रिक्वायर्ड जो थी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। फिर फार्मेसी काउंसिल ने उस इंस्टीट्यूट की फार्मेसी भी बंद हुई और स्टूडेंट ज़ाहिर बात है फिर हाँ वो जी। दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो किसी ने हाल में फार्मेसी काउंसिल जो है अपना किरदार अदा कर रही है। कुछ ऐसे हाँ जी, मतलब प्रोफेशनल अगर आप ये कहें कि वो क्यों इजाजत दी जा रहे हैं, क्यों नए नए इंस्टीट्यूशन जो है वो खुल रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेजेस अफिलिएट होते हैं, हम रोक नहीं सकते। उसकी रीजन ये है कि अगर हम रोकें तो लोग कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो कहेंगे जी फलां को दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। अब हम क्या कहते हैं, अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, उनका स्टैंडर्ड एट पार हमारे आ रहा है, और अब तो हमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए अनटिल हमें कोई बाउंड करे कि आप इतने लोग एडमिशन करें, इतने इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और इसके बाद इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए, एंड सो ऑन, फिर चीजें हो सकती हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्मेसी काउंसिल को अगर आप कहें कि बिल्कुल रोल प्ले नहीं कर रहे, तो ये कहना गलत होगा। नहीं, डेफ़िनेटली फार्मेसी जी। काउंसिल जो है हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, वो अपना रोल जो है वो किरदार अदा कर रही है। अब रूम फॉर इम्प्रूवमेंट वो हर जगह होता है, किसी भी आप प्रोफ़ेशन में वो चला जाए, तो अपना रोल बड़े ऐसे तरीके से कर रही है। अब एक सवाल मेरा सेगमेंट था कि ये जो कोर्स की जो अपग्रेडेशन है, उसमें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फार्मेसी काउंसिल वहाँ पे अपना किरदार किस हद तक अदा कर रही है? ये जैसे मैंने थोड़ा जिक्र की पहले, मुझे याद है कि 2003 में गालबन इसके ऊपर काम हुआ। उसके बाद फिर आफ्टर 5 इयर्स का कोई ये होता है और ये करते हैं, और अभी इस वक्त जो हम पढ़ा रहे हैं वो न्यू कोर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि हमने आज से कोई 2 या 3 साल पहले शुरू किया। तो दिस मीन कि वो कंटिन्यूसली रिवीजन करते हैं इसकी। लेकिन असल में हमें थोड़ा सा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी नीड जो है वो देखनी जरूरी है, एम्प्लॉयर्स की नीड, उसके मुताबिक अगर हम चीजें डिजाइन कर लें। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि असल में हर चीज नहीं बताई जा सकती, मतलब एक सिलेबस में हर चीज नहीं बताई जा सकती। हम कुछ चीजें बेसिस जो हैं वो देते हैं, उसके आगे स्टूडेंट ने लॉन्च करना होता है या कुछ एक्सपीरियंस लेना होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बेसिक चीजें प्रोवाइड कर दें, जो कि हम करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट जो है वो जब वो जॉब पे जाए तो वो चीजें इन्हांस की जा सकती हैं, क्योंकि उसका बेसिक नॉलेज है। इवन देन मैं ये समझता हूँ कि हमें आइडिया ले लेने चाहिए, आइडियाज एम्प्लॉयर से, मार्केट में जो लोग हैं उनकी क्या डिमांड है, उन्हें क्या चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक चेन वाला फार्मेसिस्ट रखता है, वो कहता है जी आपके इस स्टूडेंट को सॉरी आपके जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उन्हें बहुत टाइम लगता है जब हम उन्हें सॉफ्टवेयर समझाते हैं। वो जो एक परचेजिंग वाला और सेलिंग वाला सॉफ्टवेयर है, वो नहीं समझ आती। अब ये हमारे पास अगर फीडबैक है तो हम एक फार्मेसी प्रैक्टिस में एक सेगमेंट रख सकते हैं जिसमें हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी में जाते हैं तो आप कैसे ये सॉफ्टवेयर कैसे रन करनी है, ठीक है। लेकिन असल में हमने उसको कंप्यूटर में ये बातें बता दी होती हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं ताकि बच्चों को मुश्किल ना। ये मैं एग्जांपल दिया है, हो सकता है ये ऐसा कोई इशू ना हो, लेकिन इस तरह की एग्जांपल हम मार्केट से ले सकते हैं कि उनकी क्या डिमांड है, और उसके मुताबिक हम बच्चों को मैं उसको मैं बोलता हूँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके सिलेबस में कि आप उन्हें बता सकते हैं, वो अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट को वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर हमें चेक एंड बैलेंस का देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर 1%, 1% लोग जो हैं वो जाते हैं फॉरेन एग्जाम्स के लिए और वो आके फीडबैक देते हैं जी हमें तो कुछ नहीं बताया गया, तो ये ठीक बात नहीं होती। 1% को अगर करना हो तो उनको हम उनके मुताबिक ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं और उन्हें करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है।
कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ड्यूरिंग एजुकेशन टीचर्स की मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो अपने स्टूडेंट को वो चीज़ें बता दे। अब जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, अब उसको कैसे इम्प्लाई क्या कहते हैं यूज़ करता है, ये उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब देखें कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह सेमेस्टर सिस्टम है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी वो वाहिद इंस्टीट्यूट है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जहाँ पे वो एनुअल सिस्टम है, या एक दो इंस्टीट्यूट और है। तो आप क्या समझते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम बेहतर है या एनुअल सिस्टम बेहतर है? वैसे तो जब आप बात करते हैं तो असल में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यानी कि हर है और अपनी लिमिटेशन है। मतलब अगर आप कहें कि सेमेस्टर सिस्टम लिमिटेशन के बगैर है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर हम ये कहें कि जी एनुअल सिस्टम में कोई खराबी नहीं, तो ये भी जो सिस्टम आप चला रहे हो आप उसके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें, बजाय ये कि आप चेंज करें। अब चूंकि ट्रेडिशनली हम एनुअल सिस्टम बड़े अरसे से चल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, सबसे पहले तो ये है कि व्हाट बेनिफिट यू वुड बी गेटिंग, आप कौन सा बेनिफिट आप इससे ले सकेंगे। इज दैट बेनिफिट इज माइनर और मेजर? अगर ट्रीमेंडस बेनिफिट है तो ठीक है, लेकिन हम ये समझते हैं क्योंकि जब एनुअल सिस्टम है उसमें आप जैसे बाउंड है कि आपने सिलेबस खत्म करने हैं, आपके पास एम्पल टाइम है। अब जो आप सेमेस्टर सिस्टम करते हैं तो उसमें डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा टीचर्स के पास है, मगर उसके पास ये पॉसिबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने इतना ही एग्जाम लेना। तो इन हर्ड मतलब ये थोड़े से ड्रॉबैक्स है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल सिस्टम या लोग इस तरह करते होंगे, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, बजाय बजाय उसको चेंज करने के आप उसको इम्प्रूव कर लें। तो हम वी आर विलिंग, अगर हमें स्टूडेंट कोई कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और करते भी हैं। जी जी डेफिनेटली, क्योंकि जो भी सिस्टम चल रहता है उसको ना अपने अडॉप्ट करना है, तो उसमें अच्छाई की चीज़ें लेके आनी है। हम भी आप भी एनुअल जी सिस्टम में पढ़े हैं, मैं भी फार्मेसी जो है एनुअल सिस्टम में की है। इसके अलावा दूसरी जो मैंने क्वालिफिकेशन एजुकेशन की वो उसमें सेमेस्टर सिस्टम है। मैं हेल ऑफ डिफरेंस देखता हूँ कि आपने सही बात की कि जो सेमेस्टर सिस्टम है, टीचर के पास फुल अथॉरिटी है, या वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कौन सी चीज़ को उसने कितना वो वेटेज देनी है, कौन सी चीज़ को कैसे वो रखना है। तो वो इस तरह की वो सारी चीज़ें। तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अब मोर देखें देन। ना हमारे पास जो सॉरी मैं जी फिर जी बात काट रहा हूँ, मैं फिर बात काट रहा हूँ। अब हम जब कहते हैं व्हाट आर द रियल इश्यूज, जब कई दफा हमें कहा कहते हैं कि आप इसको सेमेस्टर में, अगर इशू क्या है, वो इशू ऐसे बताते हैं जो कि असल में इशू नहीं। वो कहते हैं जी हमें सीजीपीए का नहीं पता चलता। हम कहते हैं देयर इज ए फॉर्मूला टू कन्वर्ट योर परसेंटेज इनटू सीजीपीए। कहते हैं जब हम इसको क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहें, हम आपको कभी एग्जांपल नहीं कोई हमारा स्टूडेंट क्रेडिट ट्रांसफर करवाए। अच्छा, अगर कोई करना चाहे तो फॉर्मूला ही आज देर, हम उनके वो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई ये कोई इशू नहीं, और करते भी हैं। और कई दफा हमें इन ये पूछते हैं बाहर से, अब कोई मास्टर करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, कि आप हमें ये परसेंटेज को आपका क्या सिस्टम है, तो देयर इज सिस्टम, हमारे पास सिस्टम है, हम उनको कन्वर्ट करके बता देते हैं जी हमारा ये सीजीपीए में ये इतना है और ये हमारे परसेंटेज में इतना है। वो सारे सेट रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम वो चीजें कर सकते हैं। तो ये तो बिग इशू नहीं है ना, ये जो हमें बताया जाता है वो इससे आगे नहीं है। तो इसलिए जब हम समझते हैं ठीक है हम सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन फिर हम देन वी वुड बी न्यू एट दैट सिस्टम, फिर हमें फिर बड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अभी हम इसी को कहते हैं, इसी को इम्प्रूव कर लें, या हमें कोई बड़ी चीज बताएं जो हम बेनिफिट ले सकेंगे, तो फिर कोई कन्वर्ट करने में हर्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी जी, मैं आगे बिल्कुल आगे। नेक्स्ट जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम फार्मेसी ग्रेजुएट होके फार्मेसी स्टूडेंट मार्केट में जाता है, तो वो बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में होता है, उसे किस चीज़ का कोई पता नहीं होता। तो क्या नहीं समझते कि जब वो फार्मेसी के दौरान ही इसको किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन की तरफ क्या कहते हैं उसकी रूट है या जो वे है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, कि कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कोई कम्युनिटी में जाना चाहता है, कोई सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहता है, जो मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन फार्मेसी हैं उसको ड्यूरिंग फार्मेसी एजुकेशन ही उसके फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट या एक क्या